ये तुमने बंद किया था? सो एवरीथिंग इज ओके। चलो आप बताओ क्यों आए हो, क्योंकि मैं 2 साल बाद इंसान देख रहा हूं तो थोड़ा मैं एक्साइटेड ज्यादा हूं। ठीक है, और जानना जरूरी है, बिकॉज जब आप किसी सेमिनार में जाते हो तो आपसे नहीं पूछा जाता कि आप यहां क्यों आए हो। जो स्पीकर होता है वो बताना चाहता है कि वो क्या बता रहा है। तो इसमें क्या होता है, डिमांड सप्लाई मिसमैच हो जाता है। देयर इज अ मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। तो आपका जो 1 भी घंटा है बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरी आदत है कि नॉनसेंस बातें मुझे करना अच्छा नहीं लगता, हालांकि उसके बड़े अंदाज होते हैं, उसके बड़े फायदे भी होते हैं, बट सॉरी, मेरी पर्सनालिटी ऐसी है नहीं। तो यहां हम किस लिए आए? जैसे मुझे बहुत अच्छा पॉइंट मिला कि वी नीड राइट गाइडेंस। आपने बताया कि आई एम अ बिगिनर, सो मुझे चीजों को प्लान करना है। हाँ, तुम बताओ। ऑप्शनल डिसाइड करने में दिक्कत हो रही है, इसके लिए तो 4:30 बजे का टाइम दिया था। चलो कोई बात नहीं, बात कर लेंगे। हाँ, नेक्स्ट। आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये प्रॉब्लम बेसिकली तुम्हारे अंदर की है, अभी बताऊंगा कैसे। और कोई सिंपल हम नहीं, उसमें डरना नहीं है। 2 साल तो तुम्हें मिनिमम देना पड़ेगा। ठीक है, ये लॉ ऑफ नेचर है। कभी भी देखो किसी भी चीज को लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट मत लेके जाना। जब जब हम जाते हैं, ये आप अगर आयुर्वेद के बारे में थोड़ा जानते होगे तो आपको पता है आयुर्वेद में खाने के भी टाइम होता है, सोने का भी टाइम होता है। और यू कैन चेक ऑल्सो, हमारी 2 नाड़ियां होती है, इडा और पिंगला। इसको सन और इसको मून कहते हैं। आप कभी देखना दोनों एक साथ नहीं चलती हैं। और हमारे जो पूर्वज थे, जो बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल को समझते थे, वो इसी तरह से खाना खाते थे। तुम कभी देखोगे अंधेरा होने के बाद वो खाना नहीं खाते थे। तो जब भी हम नेचर के अगेंस्ट जाते हैं हमें वो प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। जैसे अगर कोई बेबी है, 9 महीने में डिलीवर होता है, अगर वो 5 महीने 6 महीने में डिलीवर हो जाए तो क्या होगा, उसके सर्वाइवल चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो आप कोई ड्रीम देखते हो, जोश में होते हो, एक्चुअली जोश में भी होते हो, आपको बहुत ढेर सारा प्रेशर भी होता है, आपको पूरी दुनिया को दिखाना होता है कि यार हम देखो किस लिए यहाँ आए। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है, वो प्रॉब्लम ये सिंपली हो जाती है कि पूरी दुनिया को दिखाने के चक्कर में हम अपने ऊपर प्रेशर ले लेते हैं। और दिमाग, ये जो माइंड है ना, ये जब प्रेशर को डील करता है तो ये सीख नहीं पाता है। मैंने कल भी आपको क्लास में यही कहा था कि लर्निंग के लिए आपको थोड़ा सा फ्री रहना पड़ेगा। और हम क्या होता है, अपने ऊपर ढेर सारी चीजें, सॉरी टू से, लेकिन हम लाद लेते हैं और लर्निंग पीरियड मिस कर जाते हैं। कितने लोग हैं जिनको अपनी पढ़ाई में अपना लर्निंग पीरियड याद होगा? तैयारी के बारे में तो सुना होगा, लर्निंग पीरियड के बारे में सुना? अच्छा, आप में से बिगिनर हो, साइकिल चला लेते हो? साइकिल चला लेते हो? तुम्हें एक सर्कस दिखाता हूं, मैं क्लास में खूब प्रॉप्स का यूज करता हूं। तुम साइकिल चलाओ, हैंडल छोड़ दो और दोनों हाथ में बॉल लेके जंबल करो, सर पे फुटबॉल रख लो। कर लोगे? क्या बात है, मैंने कई बार देखा है सर्कस में लोग कर लेते हैं। और अगर तुमने एक्सपीरियंस करना शुरू किया, सो कैसे सीखोगे? पहले क्या करोगे? पहले साइकिल चलाना सीखोगे, फिर साइकिल हाथ छोड़ोगे, या सब एक साथ कर लोगे? स्टेप बाय स्टेप जाओ। देखो इन्होंने बोला, ये मुझे लग रहा है क्लास के सबसे छोटे बच्चों में से एक हैं, बिगिनर हैं, तो इन्होंने बोला कि स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा। सो जब तुम अपनी जिंदगी के बारे में जानते हो, अच्छा यहाँ पे ये काफी ऊंचाई पे हमने क्लासरूम ले रखा है, ये तो थैंक्स टू आचार्य जी। तो जब आप स्टेप बाय स्टेप जाते, कितने लोग हैं जो खिड़की से आए अंदर? कोई है? मुझे लग रहा है कोई पाइप वाइप वाला तो नहीं है। कैसे आए होगे? स्टेयर्स मतलब फर्स्ट फ्लोर, फिर 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, ठीक है, ऐसे। और उतरोगे भी मेरे ख्याल से वो हैंडल से नहीं उतरोगे। कोई है सर से नीचे चले जाएं, स्टेप बाय स्टेप उतरोगे। सो जब आप लाइफ को जानते हो तो तैयारी करते समय हम ढेर सारी चीजें क्यों करते हैं? जैसे अभी मैं आ रहा था तो एक बच्ची का मैसेज आया, सर वो प्री का अभी चल रहा है, बिगिनर क्लास चल रही है, कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट। बोले सर वो मेंस का नोट्स कब मिलेगा? मैंने कहा करना क्या? बोले आंसर राइटिंग करनी है। मैंने कहा कितना पढ़ लिया? बोला अभी तो शुरुआत की है। तो इतनी ढेर सारी चीजें जब हम एक साथ करते हैं। अच्छा, तुम्हें अगर मैं मान लो साइकिल पे बिठा दूं, हैंडल छुड़वा दूं और सर पे फुटबॉल रख दूं और हाथ में 2 बॉल दे दूं उसमें कि जंबल करो, तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद चोट लगेगी, ठीक है, एक आध दांत भी हो सकता है कम हो जाए। ऐसे ही होता है हमारे साथ। जो तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूं, तुमने कहा कि 3 साल क्यों लगते हैं, ये कोई हमें नहीं रोकता है, इट्स अस जो हम रोकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। और प्लानिंग की कमी क्यों होती है? कितने लोगों को प्लानिंग की, लैक ऑफ प्लानिंग किसके पास है? किसको लग रहा है प्लानिंग की कमी? ईमानदारी से बताना। अभी पूछता हूं, अभी कुछ स्टेप मैं बताता हूं, सोच समझ के जवाब देना मुझे। मैं एनएलपी ट्रेनर हूं, तुम्हारा दिमाग पढ़ रहा हूं इस समय।
ठीक है, कितने लोग लगता है कि उनको प्लानिंग की कमी उनको झेलना पड़ रहा है? यही सबसे बड़ा रीजन है। अच्छा, प्लानिंग कितने लोग समझते हो? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड द प्लानिंग? समझते हो पक्का? चलो शुरू करें क्लास। चलो यहीं से शुरू करते हैं। हाँ भाई, हाँ, एक छोटी सी बात करता हूं। जब हम एक फ्रेशर के रूप में अपनी स्टार्टिंग करते हैं, राइट, हम एक फ्रेशर के रूप में, चलो लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं समझना चाहो समझ लो। तो तुम करना चाहते हो प्लानिंग। दो चीजें हैं, प्लानिंग अपने आप में वैसे भी कुछ नहीं होती है, यूपीएससी बहुत लंबी जर्नी है। अब यहां से हम शुरू, फिर मैं तुम्हारे क्वेश्चन पे आऊंगा, फिर जवाब दूंगा। तो जब कोई फ्रेशर अपनी तैयारी करना चाहता है तो दो चीजें ध्यान रखना। जब आप तैयारी शुरू करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको यह जरूरत है जानने की तुम्हें कोचिंग की जरूरत है भी कि नहीं है। कई बार तो कोचिंग आप ज्वाइन इसलिए कर लेते हो तो आपको पता नहीं, बोले सब कर रहे तो चलो यार हम भी कर, हमने भी यही किया था जब इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन में जा रहे थे। क्यों? वो मामा का साला जा रहा था पढ़ाई करने, हमने कहा क्या करें, बोले चलो भाई इकट्ठा चले। अब तो खैर पेरेंट्स फिर भी अवेलेबल हो गए। तो मैंने तो अपने पिताजी से पूछा था, पिताजी क्या करें? बोले भाई, उनकी एक कहावत थी कि गऊ गंगा में हला दिया, पानी पिए चाहे ना पिए, मतलब गाय को गंगा के किनारे ले गए, पानी पिए चाहे ना पिए, बोले तुम्हारा जो मन में है वो करो। हम भी रात में अपना साहब तामझाम समेटा, बोले भाई वो भी चल रहा है हम भी चलें। तो एक तो तरीका होता है। अब मुझे बताओ प्लानिंग के लिए तुम लोगों ने स्टेजेस कितने किए, जरा देख लेते हैं। प्लानिंग वर्ड को कितना तुम लोग समझते हो? जब आप बिगिनर हो तो कितने लोगों ने ये काम किया? अब सबसे पहले दो क्वेश्चन मुझे पूछना है कि मुझे डू वी नीड एनी कोचिंग? पहला तो ये सिंपल होता है। डू वी नीड एनी गाइडेंस? ये दोनों अलग अलग चीज हैं, दोनों। बहुत लोगों को तो यही फर्क नहीं होगा कि क्या मतलब है, ठीक है, नहीं फर्क होगा। अब चलो कैसे डिसाइड करेंगे हम प्लानिंग के लिए? प्लानिंग कैसे की जाती है? मान लो जैसे मुझे ये रूम बनाना था, सो ये शुरुआत में क्या था, ये दो पार्ट था। आई केम हियर, तो मुझे लगा कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता कि हाइब्रिड मॉडल बना दूं। तो जब मैं यहां आया तो कुछ ऊटपटांग सा चल रहा था, मैंने उसको पूरा तोड़वा दिया। ठीक है, सब तोड़वा के मैंने कहा इसको मैं साउंड प्रूफ क्यों नहीं बना सकता कि मैं, मेरा ऑनलाइन का बच्चा भी देखे और मेरा ऑफलाइन की बच्चा भी देखे, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द 2 साल से तो मैं ऑनलाइन पे हूं। तो मैंने क्या किया, उसके लिए प्लानिंग किया। प्लानिंग करने के समय मुझे क्या चीज जरूरत थी? मुझे रिसोर्सेज चाहिए थे कि मेरे पास फंड कितना है, ये बनाएगा कौन, कौन यहाँ पर पर्सन होगा, कितना टाइम लगेगा, बनने के बाद इसका क्या आउटपुट हमें मिलेगा। तो मैंने ये सारा चीज क्या किया, कैलकुलेट किया। तो यहां पर जो है सबसे पहले मुझे बताओ कितने लोगों ने स्टेज 1 में, सबसे पहले मुझे ये दोनों डिसाइड करने के लिए कितने लोगों ने ये किया कि एनसीईआरटी लिया? चलो भाई एनसीईआरटी रेडी। एनसीईआरटी बेसिक किताब है, कोई मार्केट में करंट अफेयर्स की कोई किताब अवेलेबल होगी। उसके पीछे तुमने देखा होगा 6th क्लास 7th क्लास सभी मुझे 12th क्वालिफाई कर चुके हो, ऑल ऑफ यू क्वालिफाइड 12th हो चुका है, बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट तो आ गया होगा। तो इसका मतलब 6th 7th 8th 9th 10th की किताबें तो पढ़ी होंगी। बड़ा सिंपल है, कुछ भी पढ़ा तो होगा, कोई बात नहीं है। तो कितने लोगों ने एनसीईआरटी करते समय 6th से लेके 7th 8th 9th 10th वो पीछे छोटे छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन दिए होते ना, ठीक है, सन क्या है, ज्योग्राफी क्या है, कितने लोगों ने तैयारी करने से पहले उन क्वेश्चंस को पढ़ा? मैं बिगिनिंग की बात कर रहा हूं, आज तुम्हारा डे 1 है और जो चीज बताने जा रहा हूं उसको समझना, तुम्हारा रिसोर्स भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, और प्लानिंग कैसे की जाती है ये बात ध्यान रखना। तुम संगमरमर की फर्श लगाना चाहते हो, संगमरमर तुम्हारे इलाके में दूर दूर तक नहीं है, यू डोंट हैव एनी मार्बल, सो क्या करोगे फिर? मामला खत्म हो जाएगा। कितने लोगों ने स्टार्टिंग में सबसे पहले अपना इंटरेस्ट जानने की कोशिश की, क्वेश्चन को देखा, पढ़ा, लगाया? कितने लोग हैं? ल्यूसेंट में छोटे छोटे क्वेश्चन दिए होते हैं, ठीक है, करंट अफेयर तो सभी का है। ये क्या होता है, इसको हम लोग बेसिक पैरामीटर कहते हैं। मैं ये हॉल बनाने से पहले अगर ये बिल्डिंग ही ना होती तो, मेरी बात को बात, अगर ये बिल्डिंग ही ना होती तो मैं यहां पर ये बना पाता? मुझे बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए। आप लोग इस समाज में ही हो, अभी दूसरे ग्रह से तो आए नहीं, पी के छोड़ के चला गया, मैं अक्सर ये एग्जांपल लेता हूं। पर फॉर एग्जांपल मेरी एक बात आंसर सुनो कि अगर तुम थे तो तुमने न्यूज़पेपर तो पढ़ा होगा, आज से पहले कभी तो न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, कभी जाना होगा कि किसको गोल्ड मेडल मिला है, अभी जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा को क्या हुआ, ठीक है, मतलब वो पेज 3 वाला छोड़ के कि किसका किसके साथ अफेयर चल रहा है, ये वाला छोड़ के, कौन सा हीरो हीरोइन को कौन सी पिक्चर आ रही, इसको छोड़ के बाकी और भी चीजें होती हैं। हमारी कोई नई प्रेसिडेंट कौन है, हु इज न्यू प्रेसिडेंट, माननीय नाम कौन, अभी किसका टेन्योर खत्म हुआ, नंबर क्या उनका, ठीक है, और बाय द पोस्ट और बाय द पर्सन दोनों अलग अलग नंबर हैं। बाय द पर्सन 14th, बाय द नंबर 15th, दोनों अलग अलग है। तो एग्जाम में तो ट्विस्ट, ये तो बहुत बेसिक चीज है। तो कितने लोगों ने अपनी तैयारी शुरू करने से पहले उतने करंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ट्राई किए, छोटे छोटे बेसिक? जैसे
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ क्वेश्चन, हमारी जीके के बारे में क्वेश्चन, हमारे टोटल कितने प्राइम मिनिस्टर हैं इसके, और कितने लोगों ने जैसे बेसिक मैप उठाया, ठीक है, ये तो बचपन में पढ़ाया जाता है मैप वैप, ठीक है। तो कितने लोगों ने ये शुरू किया कि जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि इंडिया की सारी कैपिटल मार्क कर दो, जितनी भी स्टेट्स की हैं, और कितनी, जैसे मान लो मैंने पूछा कि नेपाल के साथ किस किस स्टेट्स की बाउंड्री लगती है, या तेलंगाना के साथ चर्चा में बहुत आजकल चल रहा है, तो तेलंगाना के साथ कौन कौन से स्टेट की बाउंड्री, मुझे कहता सबको पता होगा, सबको पता है ना। अभी मैं यहाँ बुला के बनवाऊंगा तो सब बना देंगे, इंडिया फ्री हैंड बना लेंगे, ठीक है, पक्का है ना। अच्छा बताओ, भारत की स्थलीय सीमा यानी कि लैंड बाउंड्री कितने देशों के साथ लगती है, उनका क्रम बता दो। अरे बाप, सबसे बड़ा, सबसे बड़ी बाउंड्री, शाबाश, मिटा के खत्म कर देना हमें। हाँ बोलो आगे। हाँ, क्लास में जो बोलता रहता, क्योंकि क्लास में तुम्हारा जवाब मुझे मिल नहीं पाता है तो यही बोलता रहता था। हाँ चलो, हाँ हाँ शाबाश। सबसे बड़ी बाउंड्री किसके साथ? अरे कसम से करे, आज भूटान को इतना गर्व का दिन है, तुम्हें अपना प्रथम नागरिक घोषित करने जा रहे हैं वो लोग, मजाक की बात नहीं। लेकिन आप अगर समझो, साइकोलॉजिकल फैक्टर समझो, आप एक रिलैक्स क्लासरूम में हो तो आप सोच के बता रहे हो, मजाक चल रहा है, कहीं क्लू मिल रहा है। जिस दिन आप यूपीएससी के एग्जाम सेंटर, वो जो दरवाजा है ना, वहां घुसते पता नहीं कौन वहां बैठा होता है, आधा दिमाग खींच लेता है वो, वहां आता वो क्वेश्चन करते वक्त, आसान नहीं है, कठिन करो इसको, निगेटिव मार्किंग। अभी एक बच्चा ऊपर बैठा हुआ था, उसकी काउंसलिंग कर रहा था, उसका ये तीसरा अटेम्प्ट था, प्री नहीं निकला उसका, एक बार इंटरव्यू दे चुका है फर्स्ट अटेम्प्ट में वो, इस बार उसका प्री नहीं निकला है, तीसरा अटेम्प्ट था उसका, अब चौथा देगा। तो वो कह रहा है सर अभी तक नहीं समझ आ रहा है कि मेरा प्री क्यों नहीं निकला, मुझसे निगेटिव मार्किंग कैसे हो गई, अभी तक नहीं समझ, क्योंकि इस बार के क्वेश्चन बहुत टफ थे, ठीक है। तो ये चीज हर बार वो कह रहा है, इस बार तो उन्होंने एलिमिनेशन का प्रोसेस ही खत्म कर दिया है, आता है तो करोगे, नहीं आता तो हाथ नहीं लगा पाओगे प्री का पेपर। दिया किसी ने इस बार प्री का? तो दिया होता तो पता चलता, इस बार बहुत किलिंग इंस्टिंक्ट के साथ वो उन्होंने पेपर बनाया। तो ये एक चीज है, कितने लोगों ने ये प्रोसेस पूरा किया, मुझे ईमानदारी से बताओ। कोचिंग ज्वाइन करने से पहले कितने लोगों ने छोटे छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन, अब तुम 6 क्लास से नीचे तो नहीं हो, मान के चले, ठीक है, तुम लोगों ने मैपिंग वैपिंग तो बच्चे छोटे छोटे करते हैं, किया तो जरूर होगा, बना दोगे भी फ्री हैंड, किसको बुलाऊं? जैसे अभी देखो, इनके पाकिस्तान के लिए इनके मन में इतना वो भावना है कि इन्होंने, और आपने तो खैर सबसे छोटा, कोई बात नहीं, मैं इसमें किसी को जज नहीं कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि हमने प्रोसेस सही से स्टार्ट ही नहीं किया। यू नेवर आस्क, तुमने जब प्लानिंग करने जाते हो तो हम सबसे पहले जज करते हैं कि हम कहां हैं, वेयर वी आर राइट नाउ। अंटिल अनलेस आप क्या करते हो, आप प्लानिंग दूसरों के हिसाब से करते हो, यूट्यूब के वीडियो देखते हो, किसी को कार से उतरते हुए देखते होगे, किसी को 1 साल में आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, यही कहानियां मोटिवेशनल तुम्हें मिलती होंगी। तुम इस कहानी में हु यू आर, इट्स ओनली यू। इस क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं वो कुछ नहीं है, दे आर नथिंग, इट्स ओनली यू हु आर इन दिस रूम। इस पूरी लड़ाई में तुम अकेले हो, इस पूरी लड़ाई में सिर्फ एक ही चीज दांव पे है और वो तुम हो, ये भी बात ध्यान रखना। इस पूरी लड़ाई में जो प्रेशर डील करेगा वो तुम हो। तो मैं बार बार कहता हूं, प्लानिंग किसके हिसाब से होनी चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं। सुनना है, काम की चीज निकालना है, जो नहीं है वो छोड़ दो। प्लानिंग किसके हिसाब? इनके हिसाब से, तुम्हारे परम मित्र के हिसाब से, और खास दोस्त के हिसाब से नहीं, सिर्फ तुम्हारे हिसाब से। सो तुमने प्लानिंग शुरुआत ही नहीं की, खत्म हो गया मामला। ये अब तुम कहोगे साहब हमने तो आईएएस की तैयारी अभी की नहीं, तो हम क्यों करेंगे जान के? लो, यूपीएससी कहता है कि ये एग्जाम का जो नेचर है वो क्या कहता है, हाई अलर्टनेस, अवेयरनेस। यही भी खोल के दिखाता हूं, इसमें उसने लिखा हुआ है, उसमें एक लाइन लिखी हुई है जो आप लोग नहीं पढ़ते हो, आप लोगों को तो दुकान से वो सिलेबस खरीदने की आदत है ना, उसमें लिखा हुआ है वी जनरली जज द अवेयरनेस ऑफ कैंडिडेट। क्यों अवेयरनेस? थोड़ी देर के लिए सब छोड़ दो, तुम सारे के सारे आईएएस और आईपीएस हो, ठीक है, थोड़ी देर के सोचो। मान लो तुम्हें एक जिला दे दिया, ऐसे चौड़े मत हो, बहुत हालत खराब हो जाती है, ठीक है। तुम्हें एक जिला दे दिया, तुम्हारे यहां माइनिंग हो रही है, अपराध है, दंगे होने की बहुत संभावना है, तुम आराम से सोओगे घर पे? क्योंकि अगर कुछ हो गया तो जॉब तुम्हारी जाएगी, केस तुम्हारे ऊपर बनेगा, बैठ पाओगे घर में? तुम्हें लग रहा है कि बहुत आसान है, वहां पे नहीं है, बहुत मुश्किल है, हर समय अलर्ट है। तो वो यहां से ऐसे स्टूडेंट को लेकर जाना चाहते हैं जिनके अंदर अलर्टनेस इनबिल्ट है, उसको किसी को सिखा नहीं सकते। इसीलिए एग्जाम की प्रक्रिया ऐसी बनाई गई है। कैसी बनाई गई है? किस स्ट्रीम से पढ़ाई गई है? आर्ट्स। तुम्हें देना बेटा साइंस भी पड़ेगा, तुम्हारा आर्ट्स, साइंस तुम्हारे लिए भी है, मैथ्स भी है।
और कॉमर्स भी है तुम्हारी, साइंस, हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी और इकोनॉमिक्स भी पढ़नी पड़ेगी। अब बताओ, साइंस में मैथ्स, बायो, मैथ्स, बायो भी पढ़नी पड़ेगी, बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी। क्यों ये मिक्सअप क्यों कर रहे हैं? यही सवाल का जवाब तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। वो मिक्सअप इसलिए कर रहे हैं कि तुम्हें जानकारी होनी चाहिए। तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम बायोलॉजी में वहां जाके जैसे ही मौका मिले ऑफिस में तुरंत मेढक को बिछाया और चीरना शुरू कर दिया, ऐसा कतई नहीं कह रहे। बट यू मस्ट बी अवेयर, क्योंकि जो आपकी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर द अवेयरनेस। अवेयर वही रह सकता है जो इंफॉर्मेशन को गैदर करना जानता हो। और ये इसीलिए पहले दिन से वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, हम सुनते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी प्लानिंग में तुम नहीं हो। तुम तो उधार की प्लानिंग पे यूपीएससी करना चाहते हो। उधार की प्लानिंग में यूपीएससी कौन कर सकता? कोई नहीं कर सकता। सो फर्स्ट स्टेप ये जिसने भी नहीं फॉलो किया है वो बहुत प्रॉब्लम में जाएगा। वो अपने आप को जानता ही नहीं कि हम अभी कहां हैं। आप शुरुआत कैसे करते हो? क्या बोलते हो? मुझे जीरो से शुरू करना है। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? क्यों? वो जो तुमने छठी क्लास से 12वीं क्लास तक तुमने क्या ताश खेली थी? क्या किया था 6 to 12th? फिर क्या कहते हो? वो एजुकेशन किसी काम की नहीं। तो फिर तुम्हारी एजुकेशन किस काम की है? वो माँ बाप के पैसे जो 6 साल बर्बाद हुए उनका 15-15 ट्यूशन लगा के तुमने 12वीं पास की थी। अब वो सारा इन्वेस्टमेंट बेकार हो गया, वो 18 टाइम बेकार हो। मतलब 6 साल में कुछ नहीं किया, अब अचानक से महाबली जगह है, अब आज 1 साल में जो, और वो भी कसम खा के आते हैं, लिख लेते दीवार पे IAS 2023, अपना नाम बड़ा बड़ा, किताबों के ऊपर भी लिखते, कॉपी के ऊपर भी लिखते। जो जो हंस रहे हैं सबको पता है उन्होंने लिखा है, ठीक है, भारी बोझ के साथ। फिर फोटो भी लगाते हैं, अपनी डीपी पे भी वही लगाते हैं, ठीक है, स्टेटस भी, इंस्टाग्राम पे भी वही सारे पेज फॉलो कर रखे होते हैं, सारा चीज चल रहा होता है, ठीक है, सारी चीज चल रही होती है, लेकिन मामला थोड़ा सा गड़बड़ होता है। इसको संभालने के लिए इस स्टेप को फॉलो करना जरूरी है। मुझे कोचिंग की जरूरत है कि नहीं? अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरा फंडामेंटल अच्छा है, देन यू नीड कोचिंग। क्या काम करता है कोचिंग? 2 काम करते हैं। एक, आपका समय घटाते हैं, ठीक है, मुझे कैसे शुरुआत करनी है। सबसे मुश्किल क्या होता है? हाउ टू स्टार्ट। ज्योग्राफी है, मुझे ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, आई डोंट नो, तो एक वो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाता है। तो कोचिंग उस टाइम को शॉर्ट करता है। टीचर जो उसका स्पेशलिस्ट होता है या टीचर्स होते हैं वो आपको चीजें आसान कर देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस प्लानिंग में तुम्हें कैसे एग्जीक्यूट करना है वो बड़ा जरूरी है। और प्लानिंग जब हम करते हैं तो 2 चीज करते हैं। हम प्लानिंग में अपने सपने देखते हैं कि मुझे IAS बनना है। हाउ मेनी ऑफ यू स्टार्टेड योर प्लानिंग ऑफ योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ? जिम तुम में से कौन कौन गया है? जिम गए हो? जब तुम जिम जाते हो, छोटी सी बात कर रहा हूं, ज्यादा समझ में आएगा, तो तुम वहां जाकर अपना स्पेसिफिक कंडीशन बताते हो कि नहीं बताते हो? जैसे मान लो किसी को है कि भाई सब डोले शोले सलमान खान की तरह बनाने, ऐसे ऐड के चलना है फॉर एग्जांपल, तो जाकर बोलता है कि सर इस पे काम करना है। कोई मान लो बहुत ज्यादा अपने टायर लेके घूम रहा है, तो जाकर बोलता है नहीं कि सर मुझे एब्स 6, 8, 12, 14 पैक चाहिए, तो जाकर वो बोलता है, स्पेसिफिक कंडीशन बताता है। तो जब तुम प्रिपरेशन करने आए तो तुम में से कितने लोगों ने पूछा कि मेरी लैकनेस क्या है, या तुम पूरी तरह से जीरो हो? तुम यही कहते हो अक्सर कि जीरो से शुरुआत करनी है। यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। क्या तुम जाकर कभी तुमने इंस्ट्रक्टर से कहा कि सर मेरा शरीर ही नहीं, मेरा पहले मुझे शरीर बनाना है, पैदा होना है सर, उसके बाद बॉडी बनाएंगे? कभी तुमने कहा? अगर वहां जाके कहो तो क्या होगा? वो एक बार तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखेगा, लगभग पागल कहेगा, गलत जगह आ गया, ले जाओ इसको बाहर करो। तो यूपीएससी वाला भी तुम्हारे बारे में एक्चुअली कह नहीं पा रहा, सोच वही रहा है, ठीक है, सोच वही रहा है, और तुम उसको सोचने के लिए मजबूर कर रहे हो। बेसिकली क्या फंडामेंटल है यहाँ पे कि तुम जीरो नहीं हो, पहले ये बिलीव करना सीखो। तुम हर चीज के बारे में, तुम अगर 12th कर चुके हो तो तुमने सुना होगा, जाना होगा, देखा होगा, बस वो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें एक्चुअली सेट कहां करना है। अगर ये बच्ची मान लो मैथ से पढ़ के आ रही है तो इसको क्वांट पता होगा कि सीसैट में मुझे टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन कैसे करने हैं, मुझे कैसे जो है ट्रैवलिंग के क्वेश्चन, ट्रेन ट्रैवलिंग के क्वेश्चन लगाने हैं। मान लो ये मान लो आर्ट साइड्स हैं, तो इन्होंने आर्ट्स के सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कुछ तो पढ़ा होगा। सो तुम क्यों कहते हो पहली बात जीरो? ये तुम्हें लोड दे देता है। दूसरी बात, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है और मुझे उसको कहां लगाना है। और एवरी टाइम तुम यहां से जीरो से शुरू करने के चक्कर में अपनी जो पॉजिटिव चीजें हैं जो तुमने 6 साल कमाई उसको गंवा देते हो। बाद में अभी तुम्हें नहीं पता चलता, जैसे जैसे समय बीतता जाता है यही जीरो जो है वो तुम्हारे ऊपर बहुत भारी हो जाता है। और फिर तुम्हें, कल भी मैंने बताया था, 3 महीने के बाद तुम्हें पहला झटका लगता है। तुम्हें लगता है कि मैं सीख क्या रहा हूं, व्हाट आई एम लर्निंग। और व्हाट आई एम लर्निंग जिस दिन क्वेश्चन आ जाता है उस दिन लगता है कि सर कुछ नहीं हो रहा है, क्लास में कितने बच्चे, सर कब तक कोर्स खत्म हो जाएगा। फिर तुम अगला क्वेश्चन ये पूछते हो, जैसे लगता है कि कौन ये क्वेश्चन पूछता है, सॉरी टू से, कि सर सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा। तो तुमने कभी ढेर सारा बोझ उठाकर कभी यात्रा की है? तो लास्ट में क्या होता है, जब थकने लगते हो तो पूछते हैं कितनी दूर जाना है यार, और लास्ट में जैसे वो डेस्टिनेशन आता है तो क्या करते हो तुम?
अरे तेरी ऐसी की तैसी, सर दर्द हो गया मेरा, ऐसे ही होता है। कभी अगर तुमने सर पे बोझ उठाया होगा कुछ किया, ऐसे हुआ कि नहीं हुआ, या कोई भारी चीज उठाई हो तो पूछते हो मम्मी से, मम्मी कितनी दूर और ले जाना है, तो जैसे ही वहां पहुंचता क्या होता है, लास्ट में छोड़ देते। तो उस मेंटेलिटी तुम सोचो, जो ये पूछता है कब तक सिलेबस खत्म हो जाएगा, सर कब तक खत्म हो जाएगा, ज्योग्राफी कब खत्म होगी, हिस्ट्री कब शुरू होगी, तो वो जानते हो उसके मन में क्या चल रहा होगा, यार किसी तरह हिस्ट्री खत्म हो जाए, ज्योग्राफी खत्म हो जाए, उस दिन जाके सबको बताएंगे बस खत्म हो गया, खत्म हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। नहीं, तुम्हें एग्जाम देना है, टीचर के हिस्ट्री खरा देने से तुम्हारा इतिहास जो है नहीं लिखा जाएगा। तो ये बहुत, सबसे अगर प्लानिंग करनी है तो पहले तुम कहां हो इसको जानना शुरू करो, तुम्हारे पास रिसोर्सेज कहां है, अपने पॉजिटिव और अपने निगेटिव दोनों को लेकर आओ। ठीक है, कि हम, मेरा पॉजिटिव क्या है और मेरा निगेटिव क्या है। इसके बाद अगली चीज है कि अगर मुझे कोचिंग की जरूरत है या नहीं है, पहले ये डिसाइड करो। अगर लग रहा है कि नहीं, मुझे लग रहा है कि हाँ मुझे अभी बहुत जर्नी करनी है, कोचिंग का मतलब मुझे टाइम बचाना है, ठीक है, जरूरत हो गई। फिर आता है गाइडेंस। गाइडेंस क्यों? कभी लंबी यात्रा की है, यूपीएससी बहुत टाइम लेती है, मिनिमम 2 साल 3 साल, ये दिल पे हाथ रख के कह दो कि हाँ जाती है, ठीक है। अब इतना टाइम तो लेगा, तो फॉर एग्जाम्पल जब बहुत लंबी यात्रा में जाते हो अचानक से बहुत, तो तुम्हें कुछ उलझन सी होने लगती है। तो तुम कहते हो, जैसे मान लो ट्रेन में हो और दिख नहीं रहा इधर आसपास कुछ टनल है या कुछ ऐसा जंगल टाइप, तो तुम ऐसे खिड़की से देखते हो कहाँ पहुंचे, ऐसे आदत होती है ना, अगल बगल भाई साहब कौन सा स्टेशन है अगला, तो ऐसे पूछते हो कि नहीं पूछते हो। सेम थिंग इज विद यूपीएससी। लबासना में भी यही होता है। लबासना की जर्नी बहुत लंबी है तो ये देहरादून में के पास मसूरी में, लेकिन ये है एक्चुअली बहुत लंबी। तो जैसे ही आप तैयारी शुरू करते हो 3-4 महीने बाद, अब होता क्या है कि आपको पता नहीं चलता कि आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो रॉन्ग। आपने जो क्वेश्चन पढ़ा, सब्जेक्ट पढ़ा, वो सही जा रहा है कि नहीं सही जा रहा। सो गाइडेंस का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, कोई आपको लगातार बताता रहे। और हमारी जो एनर्जी होती है ना, वो कभी भी इस तरह से नहीं चलती है, हम इस तरह से अप एंड डाउन होते रहते हैं। अब भी देखो, आपको मूड भी स्विंग होता है, कई बार लगता है कि नहीं मैं कर जाऊंगा, कई बार लगता है यार छोड़ो जाने दो, लेकिन ये बात आप किसी से कह नहीं सकते। तो आपके अंदर डेली होता होगा, हफ्ते, एक हफ्ते आप पढ़ते होगे, अगले हफ्ते छोड़ यार कुछ बात हो गई, कोई बात हो गई, फिर उसकी गिल्ट आती होगी। तो ये कहानी आपकी चल रही है। तो हम ह्यूमंस हैं, हमें ये बात एक्सेप्ट करें, तो हमें कौन बकअप करके रखेगा। मुश्किल ये होती है जब 2-3 दिन आप वेब सीरीज देख लेते हो तब उसके बाद, जैसे मान लो एक दिन देखा, अब एक तो वेब सीरीज बनाते भी ऐसी हैं कि एक खत्म होती दूसरी अपने आप शुरू हो जाती है एपिसोड। अब लगता है अब देख के उठे यार क्या दिक्कत है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमें धक्का देके आगे करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। गाइडेंस का मतलब होता है कोई आपको खींच के लेकर जाए या आपको कोई धक्का दे। तो ये 2 चीजें, इसीलिए हमने मार्गदर्शन स्टार्ट किया। आप में से कई लोगों ने शायद बात भी किया होगा, कोई है नहीं जुड़े, तो मार्गदर्शन का एक मिस्ड कॉल है, मैंने कहा था उस पर आप मिस्ड कॉल करो। बहुत ट्रेंड मेंटर्स हैं, वो जिन बच्चों ने बात किया आधा घंटे 1-1 घंटे बात कर रहे हैं, उनको पूरा सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो एक कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपको आपका सॉल्यूशन देने के लिए तैयार हो, और ये जरूरी है। हमने कोचिंग इंडस्ट्री की इसी कमी को पूरा करने के लिए इसको शुरू किया, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको ठीक है टाइम बच रहा है, आप चल रहे हो, लेकिन हर 1-2 हफ्ते बाद आपको कोई चीज की प्रॉब्लम हो रही है कि सर मैं सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं। तो जिन बच्चों ने उसके साथ जुड़े, मार्गदर्शन के बारे में आप देख लीजिएगा, जान लीजिएगा, मेरे ख्याल से जो है अभी ये बता भी दिया जाएगा। आप उनको निःशुल्क कॉल करो, उनसे बात करो, एटलीस्ट आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए। तो पहली चीज, जब आप प्लानिंग शुरू करना चाहते हो तो हमेशा ध्यान रखना कि प्लानिंग में आप कहां हो ये जानना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। क्लियर हुआ? डन हो गया? आप आ जाइए, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्लानिंग हमने शुरुआत कर दी, हमें पता चल गया कि हमें कैसे जाना है, ठीक है, वी स्टार्टेड इट। दूसरा होता है टाइम फ्रेम। हम बहुत हाइपोथेटिकल टाइम फ्रेम बनाते हैं। जब आपको यह पता चल गया, मान लीजिए आपको पता चला नहीं यार मेरी स्कूल अच्छा नहीं गया था, ट्रू बी वेरी फ्रैंक, मेरे मास्टर साहब ने कभी नहीं ध्यान दिया, हमने यार कुंजी पढ़ के पढ़ाई की, ये आप जानते होंगे। किसी की स्कूलिंग बहुत अच्छी हुई है, तो दोनों का फर्क यही पता चल गया। अब जब ये पता चल गया कि नहीं मेरी स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई है, मुझे जो चीजें पढ़ाई गई वो सिर्फ फैक्चुअल मुझे रटाया गया, मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो आप उसी हिसाब से अपना टाइम इवेल्युएट करते हो। आप में से कितने लोगों ने ऐसा काम किया? आपने टाइम इवेल्युएट किया मार्केट की वीडियो देख के, आपने किसी टॉपर का इंटरव्यू देख के, 1 साल में आईएएस की तैयारी, राइट और रॉन्ग, और तुम्हें यह भी नहीं पता उसने क्या सोच के बोला था। कई बार तो टॉपर बोला है, बोल दिया सर देखा जाएगा, ऐसी हालत होती है, पता नहीं मुंह से क्या निकल गया, अब क्या बताया जाए, लेकिन आप उसको लेके डोल रहे हो। सो मुझे एक सिंपल सा फंडा बताओ, तुम लोगों में से कितने अपनी सिचुएशन को देखते हुए टाइम फ्रेम तय किया? कितने लोगों ने? 1 2 3 4 5 6, बाकी लोग क्या भैया लूडो खेल के? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड मार्गदर्शन प्रोग्राम ना, इसीलिए हमने मार्गदर्शन शुरू किया। आप लोग उसके साथ जुड़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक मिस्ड कॉल मारना है, वहां से कॉल आ जाएगी आपके पास।
तो सवाल यही है कि टाइम फ्रेम, जब आपको ये पता चल जाएगा नहीं मेरी स्कूल बहुत अच्छा हुआ है, मेरे को मैप वैप ये तो बच्चों की चीज है, यहां थोड़ी ना सिखाई जाती है मैपिंग, अच्छा कराया गया, सब कुछ अच्छा है, सो मैं अपना टाइम कम रखूंगा। मुझे लग रहा है कि नहीं मुझे उधर का जो बैकलॉग्स है वो भी पूरे करने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। अच्छे स्कूल में पढ़कर आए हो, आपने देखा वहां राइटिंग स्किल सिखाई जाती है, वहां बहुत अच्छे अच्छे जो है आपने देखा होगा डिबेट क्लब होते हैं, वहां पे बच्चों को एक्सप्लोर कराया जाता है, वो अच्छा बोलते हैं, तो वो इंटरव्यू इंटरव्यू में उनका, जैसे मिनी थी, तो मिनी का जब इंटरव्यू देखोगे तो उसके श्रुति से भी अच्छे मार्क्स, मैं बार बार बता चुका हूं, तो वो इतना फ्लुएंटली बोल रही थी, क्यों, वो डिबेट क्लब की चैंपियन थी, टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखती थी, तो उसको उसके पास वोकैबुलरी अच्छी थी, बोलने का कॉन्फिडेंस था उसके पास, रिजल्ट उसके लिए फेवर में रहा, बहुत अच्छे फेवर में रहा। तो क्या आपने, अब मान लीजिए आपको कभी स्कूल में डिबेट क्लब मिला ही नहीं, आपने जिंदगी में भी 4 लोगों के सामने खड़ा कर दूं तो आप सोचोगे धरती फट कब रही है और मैं इसमें समा कब रहा हूं। मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मुझे पता है ना, जब मैंने पहला अपना जो है वो सेमिनार दिया था, जब मुझे पहली बार मुझे डिबेट क्लब में भेजा गया था, तो मैंने बिल्कुल यही कल्पना की थी, सब लोग हंस रहे थे, तो मैंने कहा फट क्यों नहीं रही है, मैं जा क्यों नहीं रहा इसके अंदर। तो अब पता चला आप इसी मूड में, आपने पढ़ाई तो अच्छी की, अब इंटरव्यू बोर्ड में बैठ गए आप, वहां 5 लोग हैं और सब ठीक ठाक है, तुम ये सोच रहे हो क्या तुम्हें बताऊं कितना ठीक ठाक है, मन करा तुम्हारे सामने ग्लास रखा है उसको उठा के पानी पी लूं, सूख रहा है गला तुमसे, लेकिन कहा नहीं जा रहा मुझसे, तो मौका आपके हाथ से निकल जाता है, 275 मार्क्स आपके हाथ से निकल जाते हैं। सो आपको पूरी लिस्ट बनानी है, मैं बार बार कह रहा हूं, तैयारी की प्लानिंग आपकी कमियों पे काम करने से होती है, और साथ ही साथ सिर्फ कमियों पे नहीं, आपकी जो स्ट्रेंथ है, मान लीजिए आपके पास एक तलवार है, उस पर जंग लग गई है, तो ये नहीं कि आप दूसरी तलवार बनाओगे, आपको सिर्फ क्या करना है, उस जंग को हटाना है, शाइन करना है, आपकी तलवार तैयार है, बहुत सिंपल सा फंडा है। लेकिन आप क्या करते हो, जब आप जीरो सोच लेते हो, आप तलवार बनाने निकल पड़ते हो, तो पहले लोहा कहां मिलेगा, आग कहां है, तो मोटिवेशन ढूंढते हो, फिर कहां इसको पीटा पीटा जाएगा, तो आप उसके लिए भी टाइम टेबल बनाते हो, एक्चुअली सारा प्रोसेस वही करते हो, यू डोंट नीड दैट, टाइम को सेव करो किसी भी तरीके से। तो दूसरा सेगमेंट हो गया कि अपने लिए सही टाइम बनाओ, 2 साल 3 साल, और हाइपोथेटिकल नहीं कि नहीं सर फर्स्ट अटेम्प्ट में 1 साल में आईएएस बन के निकल जाएंगे, टेक योर टाइम, आईएएस बन जाओगे फिर तुमसे कोई कुछ नहीं पूछेगा तुमने कितना टाइम लिया, लेकिन गलत शुरुआत तुमने कर दी तो तुम्हारा 1 साल तो ऑटोमेटिकली जाना है। मैं ये तुमसे कह रहा हूं कि 1 साल में तुम आधे ही सब्जेक्ट पढ़ो, 10 में से 5 पढ़ो, लेकिन 5 अथॉरिटी के साथ पढ़ो, 5 लर्निंग के लिए पढ़ो। टाइम टेबल में तुम लोगों ने लर्निंग टाइम कितना निकाला, लर्निंग का मतलब क्या होता है, लर्निंग का मतलब होता है कि अगर मैं क्वेश्चन को घुमा के पूछ लूं तो मेरी ऐसी तैसी नहीं होनी चाहिए, मेरी कमांड होनी चाहिए। लर्निंग का मतलब क्या, कभी कॉमिक्स पढ़ा है, नॉवेल पढ़ा है, कभी पढ़ा है, तो जब उसको पढ़ते हो या कोई वेब सीरीज देखते हो तो वो क्या होता है तुम्हारे लिए, वो एक लर्निंग टाइम होता है। लर्निंग टाइम मतलब मजे के साथ, कभी उसमें टाइम देखते हो कितना टाइम हो गया, लेकिन 1 घंटे जब किताब पढ़ने बैठते हो तब 15-12 मिनट हो गए, कितना बज गया है। और 1 घंटा किसी तरह वादा कर रखा ना टाइम टेबल से, 1 घंटे बाद उठूंगा, ज्यादा दिन वो वादा, वैसे ही वादा खिलाफी की आदत हो जाती है, तो वो 1 घंटा किसी तरह, और जैसे ही 1 घंटा होता है जैसे सारी सांस रोके 1 घंटा हो गया, इस तरह से तो हम पढ़ाई करते हैं, ये नहीं करना है हमें, राइट, हमें ये नहीं करना। और तुम जानते हो ऐसा होता है सबके कमरों में, सो क्यों, क्योंकि आपके पास लर्निंग नहीं। और यकीन मानिए जिस चीज को आप लर्न करना चाहते हैं, मैं आपसे दावा करता हूं, आप में से कोई भी मुझे उठ के कह दे कि सर मेरी कंसंट्रेशन बहुत वीक है, मेरा माइंड बहुत वीक है, मेरा मन नहीं लगता, मैं उसकी लाइफ से ही निकाल के दिखा दूंगा। अगर जिस काम में उसको मजा आता है, किसी को खेलने में मजा आ रहा है, किसी को, मैं कहता हूं उसको खींच के निकालना पड़े, भैया हो गया 4 घंटे से खेल रहा है, चल बहुत देर हो गई, या किसी काम में मजा आ रहा है उसको, तो उसी काम में वो, तो लर्निंग का मतलब होता है मजा। आप एजुकेशन से मजे को निकाल रहे हो, और जब जब ये निकालोगे तब तक तुम्हें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि तुम एक रेस का हिस्सा होगे, और रेस के हिस्से में तुम ये जान ही नहीं पाओगे कि इस को मुझे डील कैसे करना है, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। सो अगर जितने भी लोग बिगिनर हैं, मैं जहां तक समझता हूं मोस्टली यहां पर बिगिनर है, वो सभी इस बात का ध्यान रखें कि अपनी पढ़ाई में लर्निंग को लेकर आना है। लर्निंग का मतलब, ठीक है मुझे 2 साल लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी से रेस नहीं लगाने जा रहा हूं, मैं 6 सब्जेक्ट पढ़ूंगा, 6 में से 3 सब्जेक्ट पढ़ूंगा, लेकिन मैं अगर पॉलिटी की बात आएगी तो तुम चाहे किताब को उल्टी कर लो चाहे सीधी कर लो, हिस्ट्री की बात आएगी, ज्योग्राफी की बात आएगी, आप मेरे से क्वेश्चन पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है। सो इसको क्या बोलते हैं, लर्निंग। एक बार लर्निंग हो गई तो जो इन्होंने कहा कि आंसर नहीं लिख पा रहा हूं, क्यों नहीं लिख पा रहे हो, ये कलम है, ये दिमाग है, और ये मोटर एक्टिविटी है, मतलब जैसे दिमाग सोच रहा है। मुझे बताओ, अगर मुझे मेरे दिमाग में विचार है तो कौन है मेरा हाथ बांध के, तुम मतलब ऐसा तो है नहीं कि तुम जो है वो क्या नाम है गब्बर शोले के जो ठाकुर हो, कि कोई तुमसे हर समय तुम्हारा हाथ मांग रहा है,
ठीक है, मतलब तुमने ऐसे पेन उठाया और कोई हाथ लेके चला जाएगा। अगर तुम्हारे पास विचार है, तुमने कहा मैं अच्छा आंसर नहीं लिख पा रहा हूं, तो इसका मतलब जानते हो तुम क्या कह रहे हो? कि मैं अच्छा सोच नहीं पा रहा हूं, मेरे पास थॉट प्रोसेस नहीं है, उस चीज पर मैं मल्टी डायमेंशनल नहीं सोच पा रहा हूं। आंसर राइटिंग कुछ नहीं है, और 150 में तुम कौन सी कलात्मक आंसर राइटिंग की तुम्हारा जो शेक्सपियर के साथ रखा जाएगा, अच्छा सही नहीं लिखा है, ऐसा कोई नहीं चेक करता। 150 वर्ड में 15 लाइनें होती हैं टोटल। 150 वर्ड में तुम कितना जो है वो मेटाफोरिकली या बहुत अच्छा लिख पाओगे? लिख सकते हो? आर यू एबल टू राइट वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल आंसर इन 150 मार्क्स? कब शुरू होता है कब खत्म होता है ना 150 वर्ड्स में, पता भी नहीं चलता है। तो उसमें वो क्या कहता है? वो तुमसे कह रहा है कि डायमेंशंस कितने क्रिएट कर सकते हो इस चीज के बारे में। मैंने जो पूछा उसके बारे में, कितना ज्यादा डायमेंशन, मल्टी डायमेंशनल, हाउ कैन यू थिंक इन अ मल्टी डायमेंशनल वे? तो जो तुम कह रहे हो वो इसलिए कह रहे हो क्योंकि लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा। सो प्लीज अपनी पढ़ाई को, जैसे तुम लोग कहते हो कि सर प्री और मेंस की तैयारी कैसे करें, मैं इसमें कह रहा हूं लर्निंग और प्रोडक्टिविटी में कैसे डिफाइन करें। किल द प्री एंड मेंस। कैन यू डिफाइन मी द क्वेश्चन बिटवीन ऑफ द पॉलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉलिटी बिटवीन प्री एंड मेंस? कोई मुझे हिस्ट्री, कोई मुझे प्री और मेंस के बीच में अंतर दिखा सकता है? प्री की किताब में प्री की पॉलिटी कैसी है और मेंस में कैसी है? बताओ। बस एक, वो तो सब्जेक्ट की बात हो गई, मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। हिस्ट्री के 4 पार्ट, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री उठा। मॉडर्न हिस्ट्री में प्री वाले गांधी कैसे और मेंस वाले गांधी कैसे? हाँ सीरियसली देख लो, हो सकता है स्लिम ट्रिम ज्यादा हो गए उधर, या उधर बॉडी बना ली हो गांधी जी के बारे में। कोई छोटी सी बात करो। अच्छा मान लो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं, ये प्री वाला कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ज्यादा अलग है क्या? और मेंस वाला मुझे लग रहा है कुछ अलग है। अच्छा ज्योग्राफी की बात कर ले, अर्थ, नहीं नहीं सीरियसली, क्लाइमेट वो भी सेम है। और ओशिनोग्राफी, क्या बात कर रहे हो, प्री का तो कभी होगा ओशिन, हो सकता है 1-2 ही ओशिन पढ़ाते हो, उसमें ज्यादा पढ़ा देते, नहीं सेम है। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम क्या होती है जब हवा चलती है मेंस में या प्री में, तो हमारी क्यों खराब हो जाती है? हम्म हम्म और बहुत अच्छी बात कह गया, मुझे इसने आगे बात कहने का मौका दे दिया। प्रॉब्लम कहां आ रही है? प्रॉब्लम कहां आ रही है? अरे बस बस बस, यही तो समस्या है, थिंकिंग में प्रॉब्लम आ रही है। यूपीएससी, वो तो मैंने एग्जांपल जहां से शुरू किया था जो बच्चे के साथ, यूपीएससी कहता है कि आपको साइकिल पे बैठना है, हैंडल भी छोड़ना है, बॉल को जंबल करना है, बैलेंस भी करना है। बट इस बच्चे ने कहा कि दैट कैन बी पॉसिबल है, होता है, दैट कैन बी डन बाई स्टेप। द प्रॉब्लम इज कि तुम्हें सोचना और लिखना दोनों है, मोटर एक्टिविटी में बोलता हूं इसको। प्रॉब्लम शुरुआत हो रही सोचने की, तुम सोचोगे कब? तुम्हारा कोई फेवरेट लाइफ में चीज, कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी के बारे में बात करें, कोई है फेवरेट गेम? पबजी को छोड़ के, उसके बारे में मेरी नॉलेज नहीं है। कोई भी चीज, कोई है? डांस तुम्हारा, और तुम्हारा ना वेब सीरीज देखना, नहीं अरे छोड़ो यार बात, वेब सीरीज देखना तो मेरे ख्याल से सारी तो नहीं देखते होगे, कुछ खास कोई जेनरे होगा तुम्हारा, क्राइम थ्रिलर XYZ? हाँ हाँ ठीक है। तो ऐसी मतलब जैसे टीवी खोलते हो और उसको जैसे ही वेब सीरीज सामने देखना शुरू कर देते हो, दोस्तों से बात करते हो कौन सी आई है, IMDb रेटिंग भी होती है, मुझे किसी बच्चे ने ज्ञान दिया, ठीक है, ट्रेलर कैसा आ रहा है, कौन कौन अभी आजकल ट्रेंडिंग में कलाकार चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं तो बहुत समय तक नहीं जान पाया कि वो कौन सी एक गेम ऑफ थ्रोन्स ये गेम है या मूवी है, मुझे बहुत समय तक नहीं पता चला, आज तक नहीं जान पाया मैं। लेकिन कई बच्चों को इसके बारे में बहुत पता होता है। तो तुम क्या करते हो? इफ इट्स योर फेवरेट थिंग, यू लर्न, बहुत समय से तुमने वेब सीरीज निपटाई होंगी, ठीक है, तो तुमने इसके बारे में शायद मुझसे बेहतर जानते होगे। मुझे एक्चुअली नहीं पता कि भी नया एक पंचायत छोड़ के, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर में पहले पढ़ता हूँ, फिर वहां से मुझे पता चलता है, तो ओल्ड फैशन हिसाब किताब है। तो तुम मेरे से ज्यादा जानते होंगे, क्यों? बिकॉज योर इंटरेस्ट, यहीं पे तो लाना चाह रहा हूं। और इंटरेस्ट कैसे जनरेट हुआ? खुद ने किया, क्या किया उसके बारे में, इसमें इन्वॉल्व हुए। तो यही चीज तो तुम्हें सिखा रहा हूं।
हम अपनी बुक्स के साथ इन्वॉल्व क्यों नहीं होते? और हम बुक्स क्यों मानते हैं यूपीएससी को? समस्या ये है, तुम यहां ये सोच कर आते हो यार यार मेरे से बच्चा पूछता है सर हिस्ट्री कितनी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, ऊपर से नीचे तक देखता हूं, क्या बताऊं इसको, 35 बताऊं 36 बताऊं, किस में डरेगा ज्यादा? हाँ क्या किया जाए भाई? तुम उसको एक सब्जेक्ट क्यों समझ रहे हो? तुम्हें क्यों लगता है कि आईएएस बनने के बाद तुम्हें ले जाएंगे हड़प्पा पे वापस और बोलेंगे लिप नहीं पढ़ पाया जेम्स प्रिंस, चलो तुम पढ़ के दिखाओ, या तुम्हें एक दे देंगे कुल्हाड़ी और ये सब जो है वो खंती, जाओ खोद के लेकर आओ, कुछ नया हड़प्पा का स्थल लेकर आओ। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। हम इसको किताब क्यों मान रहे हैं? ज्योग्राफी, एक आईएएस ऑफिसर ज्योग्राफी का अपने लाइफ में क्या इस्तेमाल कर, जिस दिन तुमने ये सोच लिया हिस्ट्री का कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, कैन यू यूटिलाइज योर हिस्ट्री इन योर एडमिनिस्ट्रेशन, तो तुम्हें सेकेंड एंड पे सोचना है कि एक ऑफिसर के सामने चैलेंज कहां आ रहा है और मैं हिस्ट्री को कैसे यूज कर सकता हूं। जैसे मान लो तुम्हारे आसपास कोई बच्ची है, शादी कर दी उसकी कम उम्र में, तुम्हें बात बुरी लग रही है, लेकिन तुम्हें इसलिए बुरी नहीं लग रही क्योंकि जब तक तुम्हारे मास्टर साहब तुम्हें सोशल इशू में पढ़ाएंगे नहीं तब तक तुम्हें समझ में आएगी नहीं, तब तक ये हमारे पता ही नहीं कि पेपर 1 में है कि पेपर 2 में। ये बाल विवाह हमने देखा, हमारे बगल में काम करने वाली बेचारी बच्ची थी, उसकी शादी हो गई तो अभी तुम्हें पता नहीं चल रहा, बाद में पता चलेगा सर वो पेपर 1 में थी। ठीक है, ऐसी बात होता है हमारे यहाँ। तो आप सवाल है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर आप उसको किस रूप में देखते हैं। अब आपको दिखाई पड़ा कि इसकी बाल विवाह हो रहा, तो अब आपने सोचना शुरू किया क्या इसकी आर्थिक स्थिति की वजह से यानी इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से इसका जो है चाइल्ड लेबर कर दिया गया? क्या चाइल्ड लेबर के लिए कोई लॉ भी हमारे यहां उसको रोकने के लिए? ऑब्वियसली होगा। क्या कॉन्स्टिट्यूशन पावर है उस लॉ को? ठीक है। दूसरा, क्या इसके पीछे कोई हिस्टोरिकल फैक्टर है कि मतलब क्यों ये कर रहे हैं? जब सरकार कह रही नहीं करो, सब कुछ है, तो माँ बाप बच्चियों की शादी कम उम्र में क्यों कर रहे हैं? जो व्यस्तता की आयु है उससे कम क्यों कर रहे हैं? तो आप उसके हिस्टोरिकल फैक्ट देखोगे, मेडाइवल हिस्ट्री में पहुंचोगे, तुम्हें उसके रूट्स मिलेंगे। जिस दिन तुमने पढ़ाई को इस तरह करना शुरू कर दिया उस दिन तुम्हारी लर्निंग कैपेसिटी शुरू हो जाएगी। व्हेन यू आस्क क्यों है, कहां है, कैसे, एक डायरी होनी चाहिए तुम्हारे पास, और तुम बिल्कुल चंपू टाइप दिखाई पड़ो, हर समय क्वेश्चन पूछा करो ऐसे आंखें खोल के, क्यों है ऐसा, क्यों है ऐसा, ये इतनी भीड़ क्यों? जैसे तुम यहां आए तो बहुत भीड़ तुम्हें दिखाई पड़ी होगी, तो यहीं पर सारी सुविधा क्यों है, हमारे यहां क्यों नहीं है? तो तुम माइग्रेंट हो, तुम्हें पता है, तुम्हें सारे के सारे यहीं के रहने वाले नहीं हो, तो तुम क्यों आए वहां से यहां? इसको क्या बोलते हैं? इसको पुश फैक्टर बोलते हैं या पुल फैक्टर बोलते हैं? अब ये अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, पेपर 1 में भी तुम पढ़ लोगे। तुम बताओ तुम्हें कितने एग्जाम्पल दे दूं, लेकिन हमें ट्रेन किया जाता है कि वो जब तक वो एडमिशन के समय सर वो पैकेट नहीं दे रहे किताबों का, हम ये ढूंढते हैं, हमें ये नहीं बताया जाता कि हम इसको अप्लाइड नॉलेज के साथ कैसे लेके जाते। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप 2023, 24, 25 में एग्जाम दोगे, तुम 2000 जो है 1928 में 1998 में एग्जाम दे रहे होते, तो ये पुराना पैटर्न था, उसमें काफी हमें मिल जाते थे। अब जमाना बदल गया है, बहुत बदल गया है। पहले कितने यार इंग्लिश में, केवल कोठारी आयोग से पहले केवल इंग्लिश पेपर कितने बच्चे एग्जाम देते थे? 50,000, 60,000। आज की डेट में प्री में ही 13 लाख, 6 तो घर से निकलते ही नहीं है, 6 लाख पहुंचते भी हैं। उसमें सीटें कितनी? उसमें 12,000 जा रहे हैं मेंस में। तो जरा रेशियो जोड़ के देखो, कंपटीशन कितना बढ़ गया है, अवेयरनेस कितनी बढ़ गई है। पहले स्पेशलाइज किताबें होती थी, केवल बहुत टॉप यूनिवर्सिटीज की बुक्स मिल पाती थी। अभी तो इंटरनेट पे तुम जिससे जो मन में आए बोल दो, तुम्हारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। क्या इन्फॉर्मेशन नहीं है आज के समय में? तो जमाना बहुत बदल गया है, कंपटीशन भी उसी हिसाब से बदला। अगर तुम इस स्टेज को नहीं लेकर आ पाओगे तो आप बहुत प्रॉब्लम में पड़ने जा रहे हो। सो बिगिनर्स के लिए मैं यही कहूंगा कि आप लर्निंग कैपेसिटी में पार्ट बनो। अब मैं आपके क्वेश्चन लेना चाहता हूं, और बताओ, खुल के अपनी बात कहो। कंसिस्टेंस, जब आप कोई एक चीज करता हूं, कोई अपनी फेवरेट चीज बताओ। फोटोग्राफी, उसमें कंसिस्टेंट रह पाते हो कि नहीं रह पाते हो? क्यों? और कैसे तुम्हें लगता है कि अच्छी फोटोग्राफी कर रहे हो? बस अभी आ जाओ, तुम प्रीवियस फोटो से उसको मैच करते हो। कंसिस्टेंसी हमेशा प्रीवियस डाटा पे तय होती है। तुम में से कितने लोग अपना डेली प्रोडक्टिविटी चार्ट लिखते हो? एक, कि मैंने आज क्या किया, टाइम टेबल नहीं, उस टाइम में मेरा आउटपुट कितना आया, प्रोडक्टिविटी कितनी है। हमेशा ग्रोथ जो वर्ड होता है, तुमने कभी जीडीपी ग्रोथ के बारे में सुना है? अक्सर आता रहता है, हमेशा बवाल मचा रहता है। क्या होता है? हम उसको मेजर करते हैं, भाई इंडिया की ग्रोथ 7.5%, पैरामीटर्स डालते हैं, पिछले साल कितनी थी, कहते ना जीडीपी ग्रोथ हो रही है, जीडीपी निगेटिव चली गई, बोले भैया पिछले साल 3 थी,
इस साल 7.5 करोड़, बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात है। पिछले साल 8 थी, इस साल 7.5, तो इसका मतलब जीडीपी डाउन हो गई। इसका मतलब है कि हमें अपने आप को आगे ले जाने के लिए प्रीवियस डाटा से कंपैरिजन करना पड़ता है। तो आपके पास एक डायरी होनी चाहिए। तो इसीलिए 3 अगस्त से जो मैं प्रोडक्टिविटी बूस्टर सेमिनार शुरू करूंगा, 5 टूल सिखाऊंगा, टाइम, इमोशनल, बुक और प्रोडक्ट, मतलब अपनी उसमें मैंने कुछ ऐसे टूल डेवलप किए हैं, तुम बता पाओगे कि आज मैंने केवल 60% पढ़ाई की है, मेरा आउटपुट 60% है। इस तरह से बात करना सीख जाओगे। इस तरह भी होगा कि रात में उठोगे, नहीं यार आज कम से कम 80 करके सोते हैं, तो ये वाला टास्क मेरा रह गया। एक एक टास्क को तुम लेकर आओगे। आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑनलाइन, वो मैं शुरू कर रहा हूं 3 तारीख से। लेकिन मेजरमेंट टूल्स होते हैं, सिर्फ कह देने से अरे नहीं खूब मन लगा के पढ़ो बेटा, कहां से लगे? इसके टूल्स होते हैं। एनएलपी और मोटिवेशन में यही फर्क होता है। मैं मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूं, मैं एनएलपी ट्रेनर हूं। मैं तुम्हें टूल्स बताऊंगा कि टूल्स के थ्रू आप कैसे आउटपुट निकाल सकते हो। तो आप सबसे पहला एक काम करो, दिन में जितनी देर पढ़ रहे हो उसको नोट डाउन किया करो, और हफ्ते का अपना वीक का टारगेट निकालो कि मेरा वीक का टारगेट, मान लो मैंने कहा कि इस बार मैंने केवल 10 घंटे पढ़ाई, कोई शर्म वाली बात नहीं है। बस अगले बार ये 10 घंटा 5 मिनट होना चाहिए, 9 घंटे 50 मिनट भी नहीं होना चाहिए। जब भी लंबी जर्नी होती है, जब हम लंबी जर्नी पे जाते हैं, तो जब हम थक जाते हैं तो हम ये पता करते हैं ना कि माइलस्टोन आता है, तो बताता है लबासना भी 60 किलोमीटर 65 किलोमीटर, तो हमें देख के लगता है अरे बस थोड़ी दूर रह गया। हमें अपने जो टारगेट्स हैं, टाइम मैनेजमेंट वही नहीं कर सकता जो ये कहता है कि मुझे 2024 में आईएएस बनना है, 2025 में आईएएस बनना है। वो कभी टाइम मैनेजमेंट कर ही नहीं सकता। टाइम मैनेजमेंट वही कर सकता है जिसको सिर्फ पता है कि मेरा आज कैसा रहा, टुडे। वो 2 चीजों का कंपैरिजन करता है, टुडे टुमारो, टुमारो। वो आज, टुडे, पास्ट करते जाओ। मेरा किसना ये 1 to 1 चलता है, स्टेप बाय स्टेप। इसीलिए मैंने क्लास की शुरुआत की थी स्टेप बाय स्टेप से। तो जितने भी लोग हैं, एक डायरी रखो अपने साथ जिसमें टाइम फ्रेम को करो। पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेजर करना इंपॉर्टेंट है। तुम मोटिवेशन ढूंढते हो, मैं इंस्पिरेशन की बात करता हूं। इंस्पिरेशन तुम्हारे अंदर से आती है, तुम्हें कोई मोटिवेट कर ही नहीं सकता, तुम खुद को इंस्पायर कर सकते हो, बस याद रखना। तो जिस दिन तुम इंस्पायर करना सीख गए ना, और तुम्हें करना चाहिए, मैं बार बार कहता हूं, क्यों करना चाहिए ये भी जान लो कि तुमने जिस जो है वो ओखली में सर डाल दिया है ना, वो बड़ी खतरनाक है। तुम ना क्लर्क बनने जा रहे हो, न किसी बैंक में बड़े बाबू बनोगे, इसके लिए जॉब दे रहे हो नहीं। तुम्हारा जॉब क्या है? क्या है? कभी देखा है इसको? पूरा दलसल चलता है। पब्लिक सर्वेंट छोड़ो, लीड करता है पूरा डिपार्टमेंट, लीड करता है वो। आईएएस ऑफिसर को जानता हूं, मेरा स्टूडेंट आईपीएस है। तो रात में अगर छापेमारी करनी होती है ना, आप घर में आराम से बैठे हो, पहाड़ों में छापेमारी कर रहा है, तो उसके साथ पीछे सिपाही पाही सब है, एसएचओ भी चल रहा है उस थाने का, लेकिन लीड किसको करना है? उसको करना है। तो आप कौन हो? लीडर हो। उसके साथ सिपाही उपाही हैं, डर लगता है उन सबको भी, अरे साहब सुबह चलें क्या? तो साहब को डिसीजन लेना होता है कि भाई सुबह तक तो भाग जाएंगे सारे के सारे, रात में छापेमारी करनी है, दबिश देनी है। तो उनको मोटिवेट करता है, चिंता मत करो, हम लोग सही प्लानिंग से चलेंगे। तो वो लोग भी समझते हैं कि ये आईपीएस है, ये बहुत भारी ट्रेनिंग। उनको लगता है लबासम कोई ऐसा गुप्त बता देते हैं कि वो आबरा डाबरा करेगा, गोली इधर से चली जाएगी। सच्चाई है। तो वो क्या होता है, वो विश्वास करते हैं कि साहब है हमारे, और साहब जो कह रहे हैं, साहब वर्ड बोला जाता है, बोले साहब जो कह रहे हैं बहुत बड़का ट्रेनिंग लेकर आए, आईपीएस है साहब, इनको हम सलाम करते हैं, तो ये बचा लेंगे, ये बचा लेंगे। और यही विश्वास होता है। जबकि साहब ये सोचते हैं यार मैंने कलम जिंदगी भर चलाई थी वहां बैठ के करोल बाग में, मुखर्जी नगर में, यार ये चलेगी ढंग से, ठीक है। लेकिन साहब एकदम टाइट रहते हैं, यहां लगा होता है ना जो आईपीएस जो लिखा होता है, साहब टाइट है, उनको ट्रेनिंग में बताया टाइट रहिए, अरे कोई बात नहीं है, मार के भी गिरा देंगे हम, ठीक है। वो बोलेंगे शूट करो, तुम शूट करो, अपना जो है बैकफायर ना मार दे। लेकिन वो जो पावर होती है वो विश्वास की होती है। तो आप लीडरशिप के लिए आए हो, आप अंदाजा लगाओ कि जब आप खुद को नहीं रोज के रोज प्रोत्साहित कर सकते, तो तुम ऐसे लोगों को कैसे प्रोत्साहित करोगे जो तुम्हें जानते हैं, या जिनके पास संसाधन है, तुम कभी उनको प्रोत्साहित कर पाओगे? एक स्टूडेंट आईएएस है मेरे, अब रात में दबिश देने जाना होता है, और ऐसे इलाके में जहां हो सकता है किसी भी समय कोई घटना हो जाए, कोई भी कुछ कर सकता है। अभी आपने देखा कि गाड़ी ही मार दे, खत्म हो जाएगा खेल। उनके साथ चल रहे हैं 4-6 लोग, लेकिन आगे उनको जाना है, और पूरा बीहड़ इलाका है, रात के 3 बजे आप सब सो रहे हैं, तो उनको अब कहेंगे आईएएस है, करना पड़ेगा भाई। तो लीडरशिप सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका। और लीडरशिप की शुरुआत वहां से नहीं होती, लीडरशिप की शुरुआत यहां से होती है। जो खुद को मोटिवेट नहीं कर सकता, जो खुद को लीड नहीं कर सकता, वो कैसे डिपार्टमेंट लीड करेगा? आज डिपार्टमेंट लीड करोगे,
कल जिला लीड करोगे, डीएम बनोगे, फिर कल को स्टेट, जब मुख्य सचिव बनोगे तो स्टेट लीड करोगे, और आगे चलकर देश लीड करोगे जब कैबिनेट सेक्रेटरी बनोगे। तो पूरा जीवन तुम्हारा लीड करने का नाम है। तुमसे नहीं कहा जाएगा तुम बंदूक चलाओ, आईपीएस बंदूक नहीं चलाता है। आईपीएस सिर्फ अपने लोगों में विश्वास जताता है। और विश्वास भी किस बात पर? बोले बड़का साहब है, ट्रेनिंग करके आए हैं लबासना से, सरदार पटेल जो है, तो उस पर वो विश्वास करता है। बोला सिवाय सर आपके लिए हम जान दे देंगे। कई आईपीएस हैं, बोले जब किसी से कुछ उगलवाना होता है, बोला हमने 2 रखे हुए हैं। वो नहीं मारता है, वो उल्टा लाठी, जितना लाठी वाठी पेंटा होता है वो पीट लेते हैं, उनको कोई काम नहीं करना होता है। तो ये होता है लीडरशिप। तो अगर आप डेली लाइफ में खुद को लीड नहीं कर पा रहे हो तो कल को डिपार्टमेंट्स लीड कैसे करोगे? मुझे ये बताओ। क्वेश्चन तुम मुझे जवाब दो, नहीं कर पाओगे। सो आपको डेली अपनी फाइट खुद करनी है और अपनी फाइट खुद जीतनी है, ये बात याद रखो। डन है? कोई और क्वेश्चन? आप यहां से शुरू करें। हाँ, जिंदगी में 2 चीजें हैं, हम ह्यूमैनिटी में 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती, कंट्रोल और अनकंट्रोल। तुम्हें चीनी खाना पसंद है? नमक, नमकीन चीजें, दे धबाधब सुबह से रात तक तुम्हें नमकीन खिलाते रहे, क्या होगा थोड़ी देर बाद? अनकंट्रोल, परेशान हो जाओगे, हो सकता है बीपी हो जाए तुम्हें, रोज तुम्हें ढेर सारा नमक देना शुरू कर दे, नमकीन चीजें, ऊब जाओगे, करके देखना किसी दिन। तो 2 चीजें होती, कंट्रोल और अनकंट्रोल। यहीं पे तो हमारी लीडरशिप की क्वालिटी होती है, यही तो तुम्हें समझा रहा हूं। तुम कहते हो कि तुम्हें डे ड्रीमिंग की आदत है, तुम्हें दूर तक सोचने की आदत है, अगर वो कंट्रोल करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, और वो इसलिए है क्योंकि तुम्हें मैंने लास्ट टाइम जब यूट्यूब की क्लास ली थी मैंने सिखाया था, और वो क्लास के में भी जारी है, सभी बच्चों को टाइम निकाला करो देखने के लिए। मैंने तुम्हें बताया था जिसको भी ये समस्या, जिसका दिमाग भटकता है, टाइम पढ़ते रहते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता, उनको एक चीज नहीं आती है, टाइम ब्लॉक करना। भाई मेरे 24 घंटे तुम्हारे पास भी, और इस साल का जो टॉपर होगा उसके पास भी सेम 24 घंटे हैं। यही प्रोडक्टिविटी बूस्टर सेमिनार में सिखाऊंगा, टाइम ब्लॉक कैसे करते हैं। जब तुम्हारा विचार जो होता है ना, वो एक ऐसे जैसे खुला मैदान होता है, तो जैसे तुम मैदान में घुस गए बॉल लेके, तुम किधर भी दौड़ो, कोई तुम्हें रोक नहीं रहा है। लेकिन अगर मैं तुम्हें एक सकरी गली में डाल दूं, तुम्हारे पास ना लेफ्ट की जगह ना राइट की जगह, तुम कभी भटकोगे? तो ये हमारे अंदर होता है, टाइम ब्लॉक मेथड बोलते हैं इसको। यानी जब भी मैं 1 घंटे पढ़ने बैठा हूं, मैं आज पढ़ने बैठा हूं, आज मुझे अच्छा दिन है, मैंने अपने टाइम टेबल बनाया। क्यों नहीं, मैं 6 से 7 जब पढ़ने बैठा हूं तो मैंने क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों तय कर दी। समझे कि मैं 1 घंटे पढ़ूंगा, मैं ये 10 पेज पढ़ूंगा। तुम आंसर राइटिंग करना चाहते हो, आई एम सिटिंग हियर फॉर 6 to 7 बट आई विल राइट 5 क्वेश्चंस और आंसर्स। नो, फिक्स योर क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ। मुझे तुम बताओ, जब तुम टाइम टेबल बनाते हो तो तुम टाइम फिक्स करते हो ना, क्वालिटी कितने लोगों ने मेजर किया? मैं इस 1 घंटे में आउटपुट क्या निकालूंगा? कितने लोग नहीं निकाल पाने पे खुद को पनिश करते हो? नहीं किया होगा। तो जब नहीं करोगे तो तुम्हारे सामने क्या होगा? 2024 में एग्जाम देना है, तो 2024 जब तुम बोलते हो ना, तो तुम्हें कुछ बड़ा अजीब अजीब से नहीं लगता? बड़ा दूर है, कुछ सुनहरी घास के उस पार है, लबासना खुद ही चल के आ रहा होगा, बोले बाबू तो आए एग्जाम देने के लिए। तो जब इतना लंबा टाइम फ्रेम बोलते हैं तो हम बहुत दूर की सोचने लगते हैं, बड़ा दिक्कत हो जाती है। इसीलिए कहा 1 डे, ओनली 1 डे, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगला कोई क्वेश्चन? नोट्स तो एलडब्ल्यू में जितना शॉर्टर नोट्स का मतलब होता है, ठीक है, कि आप शब्दों का भी इस्तेमाल बंद कर दें। नोट्स वो होता है जो बुक से निकलकर आपके माइंड में चला जाए, और माइंड हमारा एक ही फॉर्म में समझता है, उसको हम लोग पिक्चर्स बोलते हैं। तुम कभी भी इमेजिनेशन करके देखो, तुम सिर्फ एक फॉर्म में इमेजिनेशन करते हो, करके देखना। 7, 8, 9, 10 कुछ भी मैं बोलूं, तुम कभी भी ना तुम डिजिट समझ सकते हो ना कुछ, तुम सिर्फ इमेजिनेशन करते हो पिक्चर्स की। सो योर नोट शुड बी वेरी प्रिसाइज, बहुत छोटे होने चाहिए, मल्टी डायमेंशनल होने चाहिए, और पिक्चोरियल होने चाहिए, सिंबॉलिक होने चाहिए। वी अंडरस्टैंड सिंबल्स। सड़क पे लिखा होता है ना, लेफ्ट राइट, इस तरह के सिंबल लगे होते हैं, सो उसमें लिखा नहीं होता है। उसमें क्या होता है? सिर्फ एक सिंपल होता है, मान लीजिए ऐसे बना हुआ है, और एक जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है, और एक ऐसे आदमी बना हुआ है, तो आप जैसे ही लाइट जलती है आप समझ जाते हो ना कि ये लाइट जलने पे हमें सड़क क्रॉस करनी है। ऐसे ही होता है, या उसमें दिया होता है नीचे एक आदमी नोट्स बांट रहा होता है, पीडीएफ,
पहले पढ़ें फिर आगे बढ़ें, ठीक है, ऐसा नहीं होता ना, आप देखते ही समझ जाते हो। तो ये हमारे अंदर इनबिल्ट, इसीलिए कहा जीरो से अपनी बात मत करो। या तो पिताजी से बोल दो, पिताजी 6 साल मैंने आपके पैसे को आग लगाई है, आज मान लो आप, या दो में से कोई एक बात कर लो। तो आप जब जीरो नहीं हो तो उसी हिसाब से समझने को, नोट्स आपके मल्टी डायमेंशनल होने चाहिए, पिक्चोरियल होने चाहिए। मैं देखो क्लास में जब मैं नोट्स यूज करता हूं तो मल्टी कलर यूज करता हूं, इसका भी दिमाग पे बहुत असर होता है, उसके साथ आपको जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, 12 तक हिंदी था, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसके लिए किसी भी इंग्लिश की टीचर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इसको लिख लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम नॉलेज का है, ये लैंग्वेज का एग्जाम नहीं है। तो लेकिन लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज मुझे अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस करने का वे होता है, इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेस योर थॉट्स। अब मान लीजिए आप इंग्लिश में कुछ आंसर राइटिंग करना चाहती हैं और आपको पता ही नहीं चलना है हैड लगना है या हैज लगना है, अब मामला इसमें साफ हो जाएगा। वो ये सोचेगा ये यार अतीत की बात करिए, वर्तमान की बात करिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। सो दैट इज अ बेसिक, देखिए ये इट्स यूपीएससी जो ना डिमांड सप्लाई का एग्जाम है, वो तुमसे जो कहेगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। हमारे साथ इतना अहंकार हो जाता है ना कि हम स्कूलों, हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें इतना करप्ट कर दिया जाता है कि मास्टर साहब से बोलेंगे असाइनमेंट कम हो जाएंगे, वही टीचर को बोल दिया सर असाइनमेंट नहीं सर। इंजीनियरिंग में चले गए तो एक पुरानी 10 साल से फाइल चल रही होती प्रैक्टिकल की, सारे उसी में छाप रहे होते हैं। किसी ने की तो नहीं है इंजीनियरिंग? अरे करें तो प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनती है? कौन सा कॉलेज है? अरे बच गए ठीक है, नहीं तो परंपराएं बड़ी तगड़ी चलती हैं, ठीक है। यहाँ फाइनल ईयर में बच्चा पहुंचता है, उसको सीआरओ की रेटिंग नहीं पता होती है, ये हालत होती है, हैं? हाँ, तुम थोड़ा हो सकता है होशियार हो सकता है तुम ट्रू इंजीनियर ना हो, ठीक है, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं। सो कुल मिलाकर जो सिस्टम है, अगर वो डिमांड कर रहे हैं इफ यू वांट टू चेंज तो तुम्हें वो कमी पूरी करनी पड़ेगी। बेटा कैसे, तुम खुद ही कह रही हो, तुमने 23 क्यों सोचा? मैंने क्लास वहीं से शुरू की, ये तुम्हें प्रेशर देगा। तुम्हें 2-3 महीने अपनी राइटिंग को ठीक करने, मान लो फॉर एग्जाम्पल तुमने प्री निकाल भी लिया, उससे क्या होगा? तुम्हें क्या सेमी आईएएस कहा जाएगा? ऐसा कोई वर्ड सुना है? हाफ आईएएस कहा जाएगा? चेतन भगत ने भले चाहे लिख दिया हो, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, यूपीएससी में ऐसी कोई पोस्ट है नहीं। देखो मेरे हिसाब से जितना मैं जानता हूं, कहने के लिए तो कह सकते हो कि 1 साल में सरकारी नौकरी प्राप्त करें, लेकिन आईएएस में मैंने देखा है कि जितना काम है ना, जितना तामझाम है, 2 साल ले ही जाता है, मतलब मिनिमम अगर आप बहुत सीरियस हो तो 2 साल ले जाता है वो। इतना कुछ है, इतने स्टेजेस हैं, जब तक आपको एक सब्जेक्ट समझ में आता है ना, साल निकल जाता है। और क्यों मैंने कॉन्सेप्टर, मैं कॉन्सेप्टर से पहले नॉर्थ इंडिया के जगह जगह मैंने पढ़ाया था, तो मैं वहां बच्चों से ऐसे पागलों के बच्चे जुटे रहते थे, वहां मैं उसको लिखता रहता था कि इनकी प्रॉब्लम क्या हो रही है। इसीलिए ज्योग्राफी 2 बार पढ़ाई जाती, हिस्ट्री 2 बार पढ़ाई जाती। एक बार तुम पढ़ते हो तो तुम्हें बस खाली वो कान के बगल से गुजरती, कितना भी अच्छा मैं पढ़ा लूं। जब सेकेंड टाइम पढ़ते हो तो वो तुम्हें क्या होता है, रिलेट करने में मजा आता है, फिर तुम सब्जेक्ट के साथ रिलेट करते हो, दैट्स वाई इट्स लर्निंग। फिर उसके बाद आंसर राइटिंग करना है, एस्से राइटिंग करना है, अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करना है, अपनी गलतियां छांटनी है, आपको एजुकेशन का जो है लैंग्वेज का पेपर देना है। इतना तो बवाल मचा रखा है इन लोगों ने। तो तुम्हें सबसे बड़ी समस्या देखो, जो बीमारी पहले होती है इलाज पहले उसका किया जाता है। तुम्हारी समस्या है इंग्लिश को इंप्रूव करना। तो डेडिकेटली जितनी समय तुम सोच के अपना टाइम किल करोगे, तुम लोग टाइम की रिस्पेक्ट करना नहीं जानते हो, टाइम को जितना ज्यादा किल करोगे प्रॉब्लम होगी। उस समस्या को जिस समय खत्म कर दोगे, जिस समय 2 महीने बाद, आज के बाद अगर तुमने आज से इंग्लिश पे कोई काम करना शुरू कर दिया, किसी टीचर की मदद ले ली, इसमें कोई अहंकार, एक तो आजकल बहुत मिथ्या अहंकार हो गया सेल्फ वाला। अरे तुम 6 महीने में सेल्फ में अच्छा कर पाओगी, 2 महीने में तुमने टीचर के साथ कर लिया, 4 महीने बचे ना तुम्हारे, तुम लोग उसकी कॉस्ट क्यों नहीं समझते हो? तुम्हें क्यों नहीं लग रहा है कि 1 साल तुमने मान लो अपना बर्बाद कर दिया, तुम्हारे साथ वाला 1 साल आईएएस बन के 5 लाख सैलरी तुमसे ज्यादा ले चुका होगा, 1 साल सीनियर हो चुका, प्रमोशन भी ज्यादा ले लेगा। तुम्हें को कॉस्ट की कैलकुलेशन नहीं हो रही। अब पता चला 1000-1500 रुपए बचाने के चक्कर में हमने 5-5 लाख रुपए का अपनी सैलरी का नुकसान कर रखा है। सीधे सीधे बात कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन। हम्म।
से प्यार करा दे, इंटरेस्ट मेरा जनरेट करे, तो इस वजह से लेथार्जी बहुत होती है कि भाई उठ ही नहीं रहे, चलो क्या ही कोचिंग, सोते ही रह जा रहे हैं। बट आई नो माई सेल्फ कि अगर मुझे सब्जेक्ट पसंद आ रहा है तो मैं सब 4 बजे उठ के भी पढ़ूंगी। तो अब मैंने फीस दे दी है, अब मेरे लिए प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरा मन है कि मैं उस कोचिंग को छोड़ दूं, बिकॉज मेरे को मेरा 1 साल दिख रहा है, नॉट दैट 1 लाख। तो शुड आई लीव दैट कोचिंग एंड फाइंड सम टीचर जो मेरा इंटरेस्ट जनरेट। बिल्कुल, पहले तो सबसे बड़ी बात है तुम्हारा टाइम वो कोई नहीं खरीद सकता। लेकिन दूसरी चीज, अभी इसी और किस क्वेश्चन में, दो क्वेश्चन किसी ने और हाथ उठा, हाँ बताओ बेटा। हम्म, स्टेप बाय स्टेप, जैसे किसी भी एक चीज के बारे में सोच, जैसे मैं शायद तुमने कोई क्लास मिस की है, तो मैंने एक बार बोला था कि हम टाइम टेबल बनाते हैं, पढ़ने के लिए टाइम, लिखने के लिए टाइम, मैंने एक बोला था सोचने के लिए टाइम निकालो, थोड़ा रिलैक्स होकर, लेजीनेस, परम मालसी फील करो, मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि एकदम कंटाला टाइप का आदमी, आराम से बीन्स बैग पे लेट जाओ और उस समय किसी एक टॉपिक के बारे में सोचना शुरू करो। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैंने अभी पीएचडी होल्डर की बुक पढ़ी है, बहुत मजा है, जो मैं क्लास में बोलता रहता था, उसने मुझे साइंटिफिक बेस दे दिया उसका। तो होता क्या है कि आप उसके बारे में सोचना शुरू करो। इसके पीछे जो एनएलपी का कॉन्सेप्ट वो ये है, मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग बेसिकली हमारे न्यूरल नेटवर्क से होता है। हमारे न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन से इलेक्ट्रोकेमिकली जुड़ते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल पाथ होता है। जैसे मान लो तुम यहां जब पहली बार आई इस क्लास में, तो तुम्हें कुछ दिक्कत हुई आने में, ढूंढने में किस फ्लोर पे हुई होगी, पहले नीचे नीचे वाले से भी पूछा होगा, उजांग ऊपर है क्या, हाँ ऐसे पूछा होगा। अच्छा, 2-3 बार आने के बाद आराम से आ जाओगे। और अगर 1 आध महीना आ जाओ तो तुम फोन पे बात करते करते भी कितनी सीढ़ियां तुम्हें याद रहेगा, किस वाले पे मुड़ना है, कितना पैर ऊपर रखना है, तो पैरों का अंदाजा हो जाता है। कई बार सीढ़ी कोई ऊपर होती तो उसमें हम लड़खड़ा जाते हैं, नोटिस किया तुमने? तुमने सोचा ये कैसे होता है, कभी सोचने की कोशिश की? ये होता है न्यूरल नेटवर्क से, ये इलेक्ट्रोकेमिकली जुड़ता है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रोकेमिकली करता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या होता है, हम बार बार जब उसको यूज करते हैं तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल पाथ बना लेता है। ब्रश करते समय सोचा कि कितनी बार लेफ्ट लिया, कितनी बार राइट? नहीं, ऑटोमेटिक। बाल झाड़ते समय किसी बात भी करो तो बाल झाड़ लिया, हो गया। हमारी हम जो स्टूडेंट्स हैं वो रिवीजन पे और किसी थॉट पे बार बार हम फोकस नहीं करते। जैसे मान लो आज तुमने थॉट ए पे काम किया, मान लो जैसे पॉल्यूशन पे, या मानसून इतना डिले क्यों हो रहा है, ठीक है, पैटर्न को चेंज हो रहा है, आपने एक पॉइंट सोचा, फिर इस पे आपने थिंकिंग किया, फिर आपने दूसरा पॉइंट सोचा, धीरे धीरे उस पर क्या होगा, ढेर सारे न्यूरल पाथ जनरेट हो जाएंगे। तो आप किसी भी एक चीज पर आप कई तरीके से सोचना, लेकिन एक साथ नहीं, एक एक करके, दैट्स व्हाई इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस। अब मैं तुम्हारे पॉइंट पर आता हूं। तुमने कहा कोई मेरा इंटरेस्ट करा दे। मैंने कभी कुछ दिन पहले क्लास ली थी, बच्चों को बहुत पसंद आया था, और मैंने एक वर्ड लिखा था, एग्जाम, ठीक है, बड़े ध्यान से, इसी में सब कुछ है, पता नहीं कहां से आया ये सब, ठीक है। इसमें ये जो 2 वर्ड लिखा हुआ है, दैट इज एक्स, और जैसे कहते हैं ना आई एम। तो जब भी किसी एग्जाम में जाते हैं तो पहली शर्त होती है उसकी, जैसे आपने कहा कि साहब मेरी इंग्लिश कमजोर है, एक ने कहा मेरे से अच्छा आंसर नहीं लिखा, एक कह रहे मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग मुझे नहीं आती है, एक ने कुछ अपनी बात कही, ठीक है। ये एग्जाम जो है ना 2 शब्दों से मिलता है, कहता है एक्स एम। एक्स किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? अरे नहीं, एक्स किसके लिए? अरे वो मेरा एक्स था इस तरह निकल गया, चटक गया, हो गया काम। एक्स मतलब हो गया। तो ये कहता है, एग्जाम कहता है कि बॉस कौन है? मैं हूं। चाहे आईआईटी का एग्जाम दे रहे हो, इंजीनियरिंग का एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, बोले भाई मैं ये चाहता हूं। और हम लोग क्या होते हैं, साहब मेरी हिस्ट्री अच्छी नहीं है, मेरी ज्योग्राफी अच्छी नहीं है। अरे वो तुम्हारी बात है यार, तुम मल्टी डायमेंशनल नहीं सोच पा रहे हो, तुम ज्यादा थिंकिंग करो, तुम्हारा सर दर्द। वो कह रहा है कि इस एम को, जब इसे आप जब कोई भी चीज शुरू करो, इस एम को एक्स कर दो, तुम कहीं नहीं हो। इट्स नॉट हु यू इज इंपॉर्टेंट। यहां पर दूसरी बात हो रही है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम्हें तैयार करना है। अब यहां दूसरी बात कह रहा हूं कि तुमने कहा कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें इंटरेस्ट जनरेट करना पड़ेगा। अब दूसरी बात अब यहां पे आ रहा है, तो सबसे पहले जब कोई भी एग्जाम की तैयारी करो तो उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट समझो। और हम ये नहीं करते हैं, सॉरी टू से, बहुत बच्चों से मिला हूं, वो एसएससी, बैंक, पीओ और आईएएस के एग्जाम में ज्यादा अंतर नहीं करते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे मिले, बोले ल्यूसेंट है सर, फ्री निकल जाएगा। हम ढूंढ रहे थे कहीं गहरी जगह जिसमें हम डूब के मर जाएं। घटना, अरे ऐसे यार, ऐसे रहता है,
क्या कर रहे हैं? करंट तैयार कर रहे हैं। किसके लिए? आईएएस के लिए। प्री निकालेंगे उनके इससे हाँ, तो ये स्थिति है हमारी। हम डिफाइन कर रहे हैं कि सर मन करेगा हमें लेके जाएगा, हम बड़े बाबू हैं, हम तो पैदा ही हुए, पंडित जी बोले थे देखते कुंडली आईएएस बनेगा, उसी दिन हम मान लिए थे, तो गर्ज है यूपीएससी का में लेके जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप अगर वो चेंज कर रहे हैं अपना पैटर्न, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर वो चीज कह रहा है कि टफ, तो टफ, इजी तो अगर वो जैसे से बदल रहा है, आपको बदलना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। वो खुद ही कह रहा है एक्स, तुम अब नहीं हो इसमें, वो है। दूसरी बात, जब भी हम किसी के साथ, जैसे कहते हैं ना लर्निंग के लिए कम्युनिकेशन पहली शर्त होती है। जैसे आपने कहा कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा भाई, मान लीजिए वो बाहुबली में वो कैरेक्टर ना, वो जो टप टप करके बात करता था, अब मान लीजिए आप लोग दो लोग कम्युनिकेशन कर रहे हो, एक की कम्युनिकेशन आपको समझ में नहीं आ रही है, तो फिर आप कभी भी एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं पाओगे। कम्युनिकेशन इज, टीचर जो भी हो, हम लोग क्या होता है, हम इस तरह से बात करते हैं, अरे वो बहुत रेपोर्टेड है, अरे वो नहीं है, इस तरह से बात करते हैं। सवाल है कि तुम कहां हो? फिर मैंने कहा क्लास वहीं शुरू, तुम इंपॉर्टेंट हो, तुम्हें उस टीचर की बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अगर आ रही है, दैट्स गुड। तुम कैसे जज करते हो? अरे साहब वो बहुत बड़ा ब्रांड है, ये फलाना, अरे कोच फीस बहुत ज्यादा है, बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत अच्छा है। नहीं, मेरे टीचर के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश है या नहीं है? अगर हो रहा है तो एग्जाम पूरी सोसाइटी को नहीं देना है, और ना वो कहेंगे सारे रिश्तेदारों को नहीं लाए आप लोग, अरे आप अकेले आईएएस बनेंगे, क्या कर रहे हैं आप, इंटरव्यू में आपको बुलाया था, आपकी मौसी कहां है, बुआ कहां आपकी? ऐसा कतई नहीं कहते। सिर्फ और सिर्फ आप बनेंगे, यूपीएससी क्रैक करेंगे। तो इस बात का भी अंतर समझिए। तो यानी कि सीखना किसको है? ना आपके दोस्त को है। दोस्त तो पहली बात यहां खत्म हो जाता, सब कोई एक दूसरे का कॉम्पिटिटर है मेरे भाई, ठीक है। वो 3 इडियट्स का डायलॉग सुना है ना, क्या है कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, और अगर टॉप कर जाए, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। तो बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से करना होता है। सो इसमें पूरी लड़ाई में आप हैं अपने लिए, और दूसरी तरफ है एग्जाम कहता है कि आप नहीं है, मतलब अब अपनी इच्छा छोड़ो, मेरी इच्छा के हिसाब से काम करो। यूपीएससी ने इस बार प्री के ऑप्शन चेंज कर दिए, आपको भी चेंज करना होगा। आप 10 साल पुराने पैटर्न पे अब सोच रहे कि आप कर पाएंगे, नहीं होगा। उसने कहा एलिमिनेशन सिस्टम में खत्म कर रहा हूं, खत्म करो, मुझे भी उसी हिसाब से तैयार करना होगा, तुरंत के तुरंत मुझे चेंज करना होगा। जो नहीं चेंज करेगा, यूपीएससी उस कैंडिडेट को चेंज कर देगा, तो तुम नहीं कोई और सही। तो ये चीज, ये बदलाव चलेगा, ठीक है। और आप किसी भी, मैं कह रहा हूं कोई तुम्हें गांव देहात में भी कोई मिल जाए, कम्युनिकेशन अच्छा है, मैं आपके साथ हूं गुरुजी, सीखो सीखो, लर्निंग फेज पूरा करो, उसके बाद तुम्हारा दिमाग खुद तुम्हें बता देगा एडवांस स्टेज में कैसे जाना है। एडवांस स्टेज का मतलब क्या होता है? एक हीरा जब हाथ में आ जाता है तो उसको तराशना है, लेकिन हीरा कहां है? वो तो गहरे कोयले के नीचे दबा हुआ है ना, उसको खोजना सबसे मुश्किल काम है। तो गुरु वो होता है जो उस खान से, उस कोयले के अंदर से हीरा पहचान के उसको खींच के निकल आता है। हीरा बाहर आ गया तो उसको तराशने वाले मार्केट में बोली लगाने के लिए बैठे होते हैं। तो एक बार जब तुम निखर कर सामने आ जाओगे ना, तो हाथों हाथ लेने, वो जो तुम्हारी बुआ तुम्हें कभी नहीं पूछती थी, वो आएंगे बलैया लेते हुए कि हम तो इसलिए कहते थे निगेटिव की, इसी से इसकी भावनाएं भड़कती हैं, ये बहुत अच्छा जो करेगा। और दूर के तुम्हें याद भी नहीं होगा, वो फूफा के, ताऊ के, मामा के चाचा जो हैं, बचपन से हमने इसको गोद में खिलाया, हमें तो पता है, तो उसी दिन हमें ज्ञात हुआ था, भविष्यवाणी हुई थी कि आईएएस बनेगा। 5 मिनट में बातें चेंज होती हैं, 5 मिनट में। और देखा है, रियल लाइफ में देखा है, इसलिए कह रहा हूं, ये सुनी सुनाई बातें नहीं है। फिर तुम्हें किसी चीज की टेंशन नहीं है, पावर क्या होती है, लोग अप्रेजल कैसे करते, किसी को कुछ ही आती है, ठीक है, वो अपने आप हो जाएगा, बट प्रोसेस सेम है। और कोई क्वेश्चन? सुन त्सू ने एक किताब लिखी थी, आर्ट ऑफ वॉर, बड़ी प्यारी किताब है। उसने पूरी वॉर स्ट्रेटजी के ऊपर किताब लिखी है। लेकिन वॉर स्ट्रेटजी की एक शर्त है, यू हैव टू बी पार्ट ऑफ वॉर। इफ यू थिंक, आर्म चेयर इकोनॉमिस्ट बोलते हैं इसको, मतलब जो
इकोनॉमिक्स जिसने जिंदगी में इकोनॉमिक्स को कभी डील नहीं किया, वो कुर्सी पे बैठ के सोचता था यार इकोनॉमिक्स ऐसी होनी चाहिए, रुपया ऐसा होना चाहिए, डॉलर ऐसा होना चाहिए। हमारे साथ दिक्कत ये है, द फर्स्ट नेचर ऑफ वॉर स्ट्रेटजी इज यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ वॉर। और वॉर कहां होती है? ड्राइंग रूम में, युद्ध क्षेत्र में। सो पहली शर्त है कि आपको वॉर शुरू करनी पड़ेगी, एंड देन यू एंटर। अब तुम्हारा दुश्मन कैसा है तुम्हें नहीं पता एग्जैक्टली, बड़ा हिडन है। यूपीएससी को दूसरा कहते हैं अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन। ये वोल्डेमॉर्ट की तरह है, ये दिखता ही नहीं है, पता है ना, हैरी पॉटर का कैरेक्टर था, ये दिखता ही नहीं है। इस बार जितने बच्चे जो इन्होंने इंटरव्यू दिया था फेल हो गए, वो कह रहे सर समझ में नहीं आ रहा, पिछली बार देता तैयार करके पॉलिटिक क्वेश्चन ही गायब कर दिया। 7 क्वेश्चन थे, जबकि एवरेज 16-17 क्वेश्चन पॉलिटी के आते ही आते हैं, इस बार केवल 7 क्वेश्चन थे। पूरी हिस्ट्री का ऑप्शन ही चेंज करके रख दिया, अब क्या करोगे? सो स्ट्रैटेजी जो वर्ड होता है तभी शुरू होता है जब उस वॉर का पार्ट हो जाओ। द बिगेस्ट स्ट्रैटेजी इज टू स्टार्ट। द बिगेस्ट स्ट्रैटेजी इन दिस वर्ड इज, जो इसकी ये कैप लिखी है ना, ये नाइकी का एक स्लोगन है, जस्ट डू इट। द बिगेस्ट स्ट्रैटेजी इज, द ओनली थिंग इज जस्ट डू इट। जब बाबर ने भारत में मुगल शासन स्थापित किया था तो वो हार गया था, उससे पहले सेना बहुत छोटी थी, उसने अपनी सेना को यही कहा मर जाना यार, खत्म हो जाएंगे, गाजी कहलाएंगे, और जीत गए तो हिंदुस्तान हमारा। क्या करना है? कोई स्ट्रेटजी नहीं है, पहले यार युद्ध क्षेत्र में चलो। और देखो वो राजा दिख रहा है ना, वो सेना मत देखो, हाथी घोड़े मत देखो कितने हैं, वो जो दिख रहा है ना ऊपर, कितना आसान है देखो उसको मारना। बोले अंदर जाओ मारो इसको, खत्म करो। और फिर तो अब तुम इतिहास जानते हो, मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानोगे। सो द बिगेस्ट स्ट्रेटजी ऑफ यूपीएससी इज टू स्टार्ट योर वॉर, नॉट प्रिपरेशन, वॉर। प्रिपरेशन नहीं होती, प्रिपरेशन तो घर में होती है कि कहां है मेरी तलवार, कहां है मेरी ढाल। वॉर मतलब आप फेस करो, हिस्ट्री को फेस करो, ज्योग्राफी को फेस करो, क्वेश्चन को फेस करके फेल हो जाओ, कोई बात नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रिपरेशन करते हैं घर में, मम्मी तिलक कहां है, कहां है मेरा तलवार, कहां है मेरी कवच, मैं युद्ध के लिए लेट हो रहा हूं, ऐसी तो बात करते हैं। अब मम्मी ये जा क्यों नहीं रहा है, जा क्यों नहीं रही है, ये घर में ही हर कमरे, ड्राइंग रूम से बेडरूम, हर कमरे में कहीं अपना कवच ढूंढ रही है, कहीं अपना तलवार ढूंढ रही है, युद्ध इसको लड़ना ढूंढवा हमसे रही है। और पूरे टाइम आप क्या करते हो, प्रिपरेशन ऑफ वॉर करते रहते हो। करना क्या था आपको, स्टार्ट कर देना था वॉर, क्योंकि जो रियल टेम्परामेंट के स्टूडेंट होते हैं वो वॉर स्टार्ट कर देते हैं। क्या करना है, आज 6th क्लास की आज उठानी एनसीईआरटी, क्वेश्चन मार देना है। क्या कह रहा है, अर्थ कैसी है, इरेटोस्थिनीज ने क्या कहा, वाटर क्या है, यही तो है, एयर क्या है। अब तुम्हें पहली बार लगे कि एयर को तो मैंने कभी ध्यान से दिया देखा ही नहीं, अर्थ यही है जिसपे हम हैं। तो अगर यह फील हो रहा है तो फिर किसी गुरु की शरण में जाके बैठ जाना कि सर बचा लो, और लग रहा है कि हाँ कुछ सुना है तो फेस करो कि मुझसे गलती कहां हो रही है। सो बिगेस्ट स्ट्रेटजीज टू स्टार्ट योर वॉर, नॉट प्रिपरेशन। प्रिपरेशन घर में होता है, और हम ज्यादातर क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। वॉर से हमें डर लगता है कहीं खून ना बह जाए, तो फिर लास्ट में वही है, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चलते हो। तो जो घोड़े पे चढ़ेगा वही गिरेगा, और जो घर में घुटने के बल रेंग रेंग के चल रहा हो उसको घोड़े से गिरने का क्या डर है यार। तो अगर तुम इसमें उतरे हो तो तुम्हें उस वॉर को डील करना पड़ेगा। और कोई क्वेश्चन? अंतहीन है। अरे फिर 4:30 बजे भी मुझे, हाँ लैंग्वेज एंड पैटर्न, सीबीएसई अपने आप को बहुत ज्यादा अपडेट करता है, और उसका जो पैटर्न है यूपीएससी के वर्तमान पैटर्न से काफी मिलता जुलता है। तो आप क्या होता है, 2 साल प्रैक्टिस करते हो, 2 साल उसी फ्रेम में आंसर लिख रहे हो। काफी हद तक वो अपना करिकुलम बहुत ज्यादा, कई स्टेट एग्जाम्स अपना करिकुलम चेंज नहीं कर पाते हैं जल्दी, वो धड़ाधड़ अपना करिकुलम चेंज करते रहते हैं। तो अपडेशन, ये पूरा एग्जाम अपडेशन का है, कितना ज्यादा अपडेट हो तुम, तो वो तुम्हें उसका बेनिफिट मिल जाता है। तो वो इसको हम लोग बैकग्राउंड बेनिफिट कहते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड जैसे मिनी को मिला तो वो डिबेट क्लब की चैंपियन है, लिख रही है, तो उसको क्या हुआ, उसको खुद नहीं पता चला कि वो अपना बैकग्राउंड जैसे बेनिफिट है वो मेंटेन कर रही है। तो जो करिकुलम एक्टिविटी है उसने क्या किया, उसको उसकी पर्सनालिटी को एनहांस कर दिया। ऑप्शनल जिस साल एग्जाम देना उसके 1.5 साल पहले कम से कम। ऑप्शनल बहुत ही अजीबोगरीब है। देखो ऑप्शनल, मैं बार बार कहता हूं, ऑप्शनल इतना गंभीर है, इट्स नॉट जीएस। ऑप्शनल में 300+ मार्क्स आपके हैं, और आपका ऑप्शनल कोई ढंग का ऑप्शनल है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, पीएसआईआर है, सोशियोलॉजी है,
ठीक है, ये जो जीएस में कंट्रीब्यूशन अपना करते हैं, दुनिया की कोई ताकत फाइनल लिस्ट में आके नहीं रोक सकती आपको, अनटिल अनलेस आप बहुत बड़े मतलब किस्मत के ऐसी तैसी आपकी हो रखी है, उसको छोड़ दे, कोई रीजन नहीं है फाइनल लिस्ट में ना है, ये शर्त है। ऑप्शनल कभी भी हल्का, और ऑप्शनल एक बार में किसी को नहीं समझ में आता, ये दूसरी शर्त है। तो मैं दुनिया का मतलब जिसने सोशियोलॉजी को जन्म दिया वो खड़ा होकर पढ़ा देगा तो भी थोड़ी देर बाद ऐसा क्या, तुम्हें समझ में नहीं आएगा वो सिद्धांत क्या था। जब उसको दूसरी बार तुम पढ़ते हो, ऑप्शनल कम से कम 2 बार पढ़ना पड़ता है, जब दूसरी बार पढ़ते हो तो उसमें तुम इंटरलिंकिंग कर पाते हो। पेपर 1 और पेपर 2 में कहाँ इंटरलिंकिंग है, तब तुम्हें मार्क्स मिलते हैं। और हमारे यहाँ बहुत बड़ी संख्या जो सोचते हैं जीएस पढ़ लिया है, जीएस में तो ज्योग्राफी पढ़े थे तो ऑप्शन में भी कर लेंगे, बस उसी दिन मामला साफ। सोशल इशू पढ़ के लोग सोशियोलॉजी ऑप्शनल का पेपर देने चले जाते हैं। हाँ हम्म हम्म जब ये क्वेश्चन पूछ रहे हो तो फिर बात ही खत्म हो गई, तो मेरे इतने देर चिल्लाने का कोई मतलब नहीं। तुम्हें उसका टाइम देना पड़ेगा ना। मान लो तुम्हारे माता पिता को तुमसे बड़ी उम्मीद है कि तुम आगे बढ़ के आगे चल के बहुत लायक बनोगे, तो ऐसा तो नहीं था जब तुम 5 साल के तो तुम्हें ठोक पीट के इतना लंबा कर दिया होगा, टाइम दिया होगा यार तुम्हें। तो मैंने क्लास कहाँ से शुरू की थी, लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट मत जाओ। और आसान और कठिन कुछ नहीं हो, तुमने पीएसआईआर से एग्जाम ले लिया, हिस्ट्री में सब कहानियां हैं, मैं आराम से पढ़ सकता हूं, पढ़ने में इजी है। पीएसआईआर में इतना करंट है, रोज जब तक हिंदू के साथ सर नहीं पटकोगे, जब तक तुम डिप्लोमेट के साथ सर नहीं पटकोगे, तुम पेपर 2 का क्वेश्चन नहीं लिख पाओगे। तो आसान और सरल कुछ नहीं होता है, सिर्फ इंटरेस्ट सब कुछ होता है। मुझे मान लो मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूं, अब हिस्ट्री पढ़ने में हालत खराब हो रही है, मान लो जैसे ये साइंस की बच्ची है, अब मेडाइवल में जाएगी तो वहीं वापस ही नहीं आना इसको, ये वाली हालत हो, खींच के लाना पड़ेगा इसको। तो अब क्या होगा, नहीं समझ में आ रहा है मेरे को, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरा इंटरेस्ट नहीं तो मेरा बोझ है। मुझे इंटरेस्ट है तो कठिन और सरल ये 2 शब्द को तो पहले उठा के फेंक 2 बार। फिर सिलेबस बड़ा है सिलेबस छोटा है, अभी तुम्हें क्या समझाया मैंने। तुम अपने अपने बारे में बात ही मत करो यार, यहां खत्म करो। तुम्हें वो कहते हैं एग्जाम पास करना है, लंदन में जब पेपर होता था जाते थे ना लंदन पेपर देने, मूड खराब हो गया उनका तो जाओगे, जाओगे कि नहीं जाओगे, बिल्कुल जाओगे। कल को उन्होंने एज घटा दी, फिर कुछ नहीं कर सकते। अभी आपने देखा 3-4 दिन पहले न्यूज आई, लोगों ने कहा कि वो कोविड में हमें अटेम्प्ट दीजिए, आंदोलन किया कितने दिन, जाओ जो करना करो, ठीक है। तो वो उनके सामने कुछ नहीं चलना है, तो आपको वो डिमांड पूरी करनी, इंटरेस्ट ढूंढो, इंटरेस्ट। हाँ और स्टार्ट करने के लिए, हाँ तो तुम्हें कैसे लग रहा है? हम्म 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 पहले स्टार्ट योर लर्निंग। आप बेसिक जैसे 1-2 महीने आप जीएस को पढ़ो, प्री मेंस की बात मत करो थोड़ा सा, ठीक है। लर्निंग में प्री मेंस नहीं होता है, प्री मेंस के चक्कर में तुम लर्निंग भूल जाओगे, ठीक है। गांधी को कैसे डिसाइड करोगे, कैसे नेहरू को अलग अलग करोगे, आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको लर्न करना है सब्जेक्ट। उसके 2-3 महीने बाद ऑप्शनल में जाना, जीएस के कुछ दिन बाद ऑप्शनल में आप जा सकते हो, अगर आपका ऑप्शनल बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर आपका ऑप्शनल इजी है, जिसको आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी आप पढ़ चुके हो, या सोशियोलॉजी के आपको थोड़े बहुत फंडामेंटल है, देन यू कैन गो दैट। क्योंकि 2 एंड पे ऑप्शनल देखा जाता है। जिस साल मुझे एग्जाम देना उससे 1.5-2 साल पहले मेरा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी देखना है आपको, ये भी मजबूरी है आपकी। और दूसरा आपको ये देखना है कि थोड़ा बहुत जीएस को जान ले, जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, या सबसे अच्छा तरीका होता है ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर पेपर, जो आप चुनना चाहते हो कोई 3 ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ लो और देखो कि किसके साथ मेरी कंपेटिबिलिटी ज्यादा है। कंपेटिबिलिटी बहुत आसान है, बहुत जरूरी है। शादी गलत घर में हो जाए तो फिर बर्तन ही पटके जाते हैं, ये बड़ा कंपेटिबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ऑप्शनल जो है वो जीवन साथी की तरह है, ये देखो ले जाएगा लबासना, और नहीं तो फिर तलाक का केस लड़ते रहोगे 4-5 साल। यही सच्चाई है, ऑप्शनल सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। इसके साथ मजाक खत्म, फिर ये तुम्हारे साथ मजाक कर बैठेगा। और कोई क्वेश्चन? बिल्कुल। अब मान लो तुम भाला फेंकने के बहुत बढ़िया जो है, मान लो युधिष्ठिर को भाला फेंकने का था, और जो है अर्जुन जो है तुम्हें पता होगा गांडीव चलाते थे, धनुर्धर थे। सोचो कि भीम की गदा अगर अर्जुन को दे दी जाती, और बोलते कि नहीं इंटरेस्ट नहीं था उनको, तो इंटरेस्ट किस में था, बो एंड एरो, वो उसके धनुर्धर थे, बड़े अच्छे अच्छे दिव्यास्त्र थे उनके पास, और भीम क्या बलशाली थे, उनको गदा चलाना आता था। अगर अर्जुन गदा से लड़ते फिर पूरे टाइम तो उठाने में सारा निकल जाता,
ठीक है, और भीम को अगर तीर धनुष दे दिया जाता, बो एंड एरो, फिर तो वो ऐसे ऐसे नहीं चलाते, वो ऐसे चलाते। ठीक है, जो जहां मिलने को मारते। सो इंटरेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब इंटरेस्ट दो तरीके का होता है। इंटरेस्ट जब जब यहां टीचर की बात आती है, एक होता है आर्टिफिशियल और एक होता है नेचुरल। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारे घर का माहौल अच्छा है, तुम्हारे घर में बचपन से चीजें बताई गई हैं, घर में कोई ऐसा बड़ा है जिसने यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई किया, वो तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप करेगा। यहां आ जाता है टीचर, वो तुम्हें क्या बताता है, आर्टिफिशियल इंटरेस्ट डेवलप करता है। वो तुम्हें सब्जेक्ट से तुम्हारा जो तुम्हारा डर है, जैसे इन्होंने कहा कि साहब हिस्ट्री बहुत बड़ी है, लेकिन जब स्टूडेंट उनके साथ जुड़ जाता है, जब वो कहानियां बताना शुरू करते हैं, उसको उसमें मजा आने लगता है। किसी को ज्योग्राफी में मजा आने लगता है, उसको समझ में आता है फंडामेंटल में रही है। तो टीचर वो क्या करता है, आर्टिफिशियल इंटरेस्ट डेवलप कर देता है। सिंपल। और कोई क्वेश्चन? याद कैसे करें? लिख लिख के, कई बार बता दो, एक ही तरीका है, लिख लिख के। बचपन में नहीं बताया गया कि प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमेन बोथ परफेक्ट, जेंडर न्यूट्रल रहो, सिर्फ लिख के, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, अब तुम ये सोच रहे हो कि वो तुम्हें कोई ट्रिक बता दिया जाएगा, तो वो 2-4 जगह काम आएगा, लेकिन राइटिंग से न्यूरल नेटवर्क भी समझाया, न्यूरल नेटवर्क स्टैब्लिश होगा। हाँ, तुमने मेरी कोई वीडियो नहीं देखी है? मैं यहीं से कूद जाऊंगा अभी। ये तो अच्छा मैंने खिड़की बंद करा दी है, सीरियसली मेरा मन कर रहा है। 2 साल इंडिया का इकलौता टीचर जिसने 17 लेक्चर सिर्फ सिलेबस एनालिसिस पे लिए हैं। ये जो किडनी है ना, यहां आ गई थी बोलते बोलते। अब देखो उसको, क्योंकि सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग, सिलेबस नहीं है तो मैं पहले दिन कह रहा हूं सिलेक्शन नहीं होगा। छोड़ दो बाकी चीजें, कह रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे न्यूज़पेपर, तुम्हारी बुक, सब कुछ तुम्हारा बोझ बन जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं रहेगा न्यूज़पेपर में पढ़ना क्या है। नाली खुदी नहीं खुदी यही पढ़ोगे, करोल बाग में आज पानी भरा, यही पढ़ोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सिलेबस तुम्हें बताता है तुम्हें क्या पढ़ना और क्या नहीं छोड़ा। यूपीएससी में ध्यान रखना, कोई ना बुक ना न्यूज़पेपर यूपीएससी के लिए बना ही नहीं है, तुम्हें बनाना पड़ता है। सिलेबस एनालिसिस किया जाता है, और मैंने किया है, मैंने ईमानदारी से किया है। अब मर जाऊंगा मैं इसके बाद। ठीक है, लोग 1, 2, 3, 4 क्लास में पढ़ाते हैं, 16, 16, 17 लेक्चर लिए हैं टोटल, मतलब एक एक पॉइंट को समझाया एग्जाम्पल के साथ। अब इससे ज्यादा तो मुझे फिर अब ध्यान लगाना पड़ेगा, ऊपर ब्रह्म आ जाए तो कुछ करें। और कोई क्वेश्चन है? खुद पर शक है इसलिए स्ट्रेटजी पर शक है, इसलिए क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है। जब तुम किसी अंधेरी यात्रा में जाते हो तो तुम्हें ये शक नहीं होता कि हम सही रास्ते जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। बड़ी देर तक तुम्हें तुम्हारा डेस्टिनेशन जब नहीं मिलता है, तो कई बार तुम गूगल मैप्स भी चिल्लाते हो ना कि हमें यहीं जाना था, बुआ घर कहाँ जाना, कहाँ है हमारा बुआ घर, नहीं मिल रहा है। सो जब हम बहुत लंबी यात्रा में होते हैं और हमें अपना पिलर नहीं मिलता, जैसे मान लो पिलर लिख रहा है कि सही रास्ते पे जा रहे हो, ये तुम्हारा डेस्टिनेशन इतनी दूर है, तो तुम्हें विश्वास होता है ना हम सही जा रहे हैं। लेकिन अगर वो तुम्हें रास्ते का पत्थर ना दिखे या कोई साइन बोर्ड ना दिखे, तो खुद पर होता है ना, यार पिछली बार आए थे बहुत पहले तो यहाँ यार ये नहीं था, ऐसा हुआ है। वही चीज तो तुम्हें बता रहा हूं, जब तुम डेली बेसिस पे अपने आप को मेजर करोगे, कल मैंने 5 घंटे पढ़ा, 6 घंटे पढ़ा, मेरा ये टारगेट पढ़ा, प्रोडक्टिविटी टूल में वही तो सिखाने जा रहा हूं 3 तारीख से, तो तुम्हें कभी खुद पर डाउट नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट है। मुझसे पूछो मेरा तीसरा हफ्ता आज से पहले, तो मैं बता दूंगा हाँ मैंने 78% अपनी प्रोडक्टिविटी रखी थी। और उसमें कई दिन ऐसा हुआ कि बहुत थकने के बाद मैं उठा, मैंने कहा यार आज 85 करके सोते हैं, मैं उठा एक टास्क पूरा करके सोया हूं। ये मुझे जो है पुश करता है। तो जब पुश करना सीख जाते हो तब अपनी कैपेसिटी इनहेंस करते हो। और कोई क्वेश्चन? पढ़ते समय इसके बारे में अभी मत सोचो। पढ़ते समय न्यूट्रल रहने का सिर्फ एक तरीका है कि तुम्हारी आस्था तुम्हारे संविधान के प्रति होनी चाहिए। पार्टी, तुम्हारी जाति, तुम्हारी धर्म, तुम्हारे क्षेत्र के प्रति नहीं। जब हम उसको प्रायोरिटी लेते हैं, कहीं मैंने देखा है कॉपियों में, नहीं, तुम्हारा सिर्फ संविधान, सर्विस ओरिएंटेड जब हो जाओगे तो न्यूट्रल हो जाओगे। ठीक है, सर्विस ओरिएंटेड। और ये इतनी जल्दी नहीं आएगा, ये बिगिनर के लिए नहीं है। ये जब तुमको समय बिता लोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि कैसे हमें न्यूट्रल होना है। और कोई? या प्लीज। गुड। गुड।
वंडरफुल. हम्म. 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 ओके, यू आर फ्रॉम अरुणाचल. ओह वाह, वंडरफुल. पहले तो जोरदार ताली हो जाए भाई. इन्होंने क्या कहा, बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है. आई एम स्पीकिंग हिंदी राइट नाउ. ये एक एनजीओ से और कई ग्रेटा थुनबर्ग के साथ भी इन्होंने काम किया है और इन्वायरमेंट पे इन्होंने बहुत काम किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है. और अब भी ये यूपीएससी की तैयारी में है, तो इनके साथ के लोगों ने कहा कि भाई यूपीएससी में बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको डील करना पड़ेगा, बहुत टाइम आपको देना पड़ेगा. तो इनको रिग्रेट हो रहा है कि भाई उसको छोड़ रहे हैं और इसमें आ रहे हैं. तो मुझे लगता है कि आपके एनजीओ के साथ जुड़ना, इफ यू अटैच योर एनजीओ, इट वाज योर हॉबी और इंटरेस्ट. हम्म. 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 सो पहली चीज है, देखो, लाइफ में जो यूपीएससी है ना, मैं इसको कहता हूं ये विन विन एग्जाम है. इसमें लूज कर, कोई अगर फेल भी हो गया ना तो वो कभी फेल नहीं होगा. मेरी बात लिख के रख लेना, लिख के रख लो इसको, कि कभी भी इस एग्जाम की सबसे खास बात होगी, तुम इसमें कभी फेल हो ही नहीं सकते. यू कांट, अगर तुमने इस प्रोसेस को एंजॉय कर लिया. बट एंजॉय दिस प्रोसेस. आज से 2 साल बाद तुम्हारी पर्सनालिटी ऐसी होगी, योर पर्सनालिटी विल लाइक द एनवायरमेंट, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, आईआर, क्या चल रहा है फ्रांस में, क्या चल रहा है जर्मनी में, क्या चल रहा है श्रीलंका में, तुम्हें हमेशा अपडेट होगा. और मैं ये नहीं कहूंगा यहां बैठे सारे लोग आईएएस बन जाएंगे, लेकिन ये बात याद रखना, जहां भी होंगे उनकी पर्सनालिटी बोलेगी, और आगे चलकर वो जिस जॉब में भी जाएंगे उनको इसका एडवांटेज मिलेगा. मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूं. आपने जो किया, यू गेन लॉट ऑफ थिंग्स. मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, इस क्लास में बैठा हुआ, इवन तो समटाइम्स मुझे भी आप कैलकुलेट कर लो, एनवायरमेंट में जो आपने प्रैक्टिकल वर्क किया होगा वो मुझे नहीं पता होगा. इवन दो मैंने अरुणाचल प्रदेश को सिर्फ और सिर्फ मैप पे देखा है, वीडियो में देखा है, लेकिन वहां के क्लाइमेट पे अगर आपने काम किया, वहां के एनवायरमेंट क्या, आप मुझसे ज्यादा जानते हो. आपको शायद पता नहीं कि जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो आप जिस स्टेट से आए हो, जिस रीजन से आए हो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और तुम किसी भी स्टूडेंट के कंपैरिजन में तुम्हारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगी. तुम्हारी ये यूएसपी है, तुम इसको क्यों नहीं समझ रहे हो कि इसको ये यूएसपी है तुम्हारी, तुम्हारा एक प्लस पॉइंट है. इट्स योर ओन प्लस पॉइंट. यू अर्न लॉट ऑफ थिंग्स, एंड बिकॉज यूपीएससी नीड लॉट ऑफ टाइम, दैट इज अ ट्रुथ. तो धीरे धीरे शिफ्ट करो इसमें, धीरे धीरे उसको कंप्लीटली मत छोड़ो, बिकॉज वो तुम्हारे दिल से जुड़ी हुई चीज है. माई सिस्टर इला गेन 51th रैंक इन यूपीएससी. वो उसने या इंडिया में भी काम किया, नैरोबी में भी काम किया, साउथ जो अफ्रीका में, और विडो रिहैबिलिटेशन के लिए, यानी जो विधवाएं थी, विडो थी, उनके रिहैबिलिटेशन के उसने बहुत काम किया. ऑप्शनल था सोशियोलॉजी, मार्क्स थे 312, रैंक थी 51. सोचो, चीजें जुड़ती हैं. इट्स लाइफ इज ऑल अबाउट बिट बाय बिट एंड स्टेप बाय स्टेप.
बहुत बढ़िया. And you spoke? आप अपने कमरे से बाहर निकले, आपने बोला, बहुत बड़ी बात होती है. मैं यहां खड़ा कर दूं बात, अभी आधे लोग बात नहीं कर पाएंगे. एक बात आप लोग याद रखना, जितने बिगिनर हैं, वीक में एक दिन हर समय पढ़ाई के लिए टाइम टेबल में बताना, अपनी हॉबी के लिए, अपनी करियर जिसपे तुम्हारा दिल लगता हो उसके लिए टाइम, और वो प्रोडक्टिव होना, मतलब वेब सीरीज देख के नहीं. आपको पूरा इस पे अपना काम, अपनी हेल्थ पे, अपने डिबेट पे, पेपर प्रेजेंटेशन. तुम उस क्लब में एक दिन पेपर प्रेजेंटेशन करना या स्पीच देना छोड़ना नहीं, कभी भी ना छोड़ना, अंटिल जब तक एग्जाम ना आ जाए तब तक. प्लीज ट्राई टू कंटिन्यू वन डे फॉर योर ओन हॉबी, प्लीज. ये बहुत गेन करेगा तुम्हारे लिए, डोंट वरी अबाउट दैट. हाँ, आज नेसेसिटीज है, नेसेसिटीज की वजह से यू गिव लॉट ऑफ टाइम फॉर यूपीएससी, बट डजंट मैटर. जरा इमेजिन करो कि तुम आईएएस बन गए, अरुणाचल कैडर चले गए, नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशल प्रोविजंस है, आप अरुणाचल कैडर चले गए, कितना कुछ कर पाओगे? आज से ज्यादा कर पाओगे? तो थिंक दैट पिक्चर कि आज तुम्हारे पास नॉलेज है, कल पावर प्लस नॉलेज होगा, और जब पावर और नॉलेज दोनों एक साथ हो जाती है, सो यू कैन एस्टैब्लिश चेंज. इफ आई वॉन्ट टू चेंज दिस थिंग, आई वॉन्ट टू चेंज दिस, मुझे नॉलेज है कि अगर ये यहां से यहां हो जाए तो साइट ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगा. बट फॉर, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे इसको बदलने के लिए, इस जगह इसकी पोजीशन चेंज करने के लिए, व्हाट आई नीड? पावर. मुझे स्ट्रेंथ चाहिए कि नहीं चाहिए? या आबरा का डाबरा करूंगा उधर चला जाएगा. सो फॉर बिगर चेंज इन द सोसाइटी, मेरी बात को समझो, यू नॉट ओनली नीड नॉलेज. नॉलेज क्या काम करता है? मुझे पहले बताता है कि मुझे इसको चेंज क्यों करना है, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी आंख का जो साइट है वो इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है. ये इसके ऊपर देखिए, इसके नीचे नहीं देख सकती है. क्यों? क्योंकि मुझे ऑप्टिक्स की नॉलेज है, ये सीधी लाइन में चलती है तो ये नहीं देख पा रही. ये मेरी नॉलेज है, नॉलेज ने मुझे बताया व्हाट इज द प्रॉब्लम. नाउ आई वांट टू चेंज दिस सिचुएशन, व्हाट आई नीड? पावर. दिस इज द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर यू गाइज. इससे बड़ी मोटिवेशन नहीं है तुम्हारे पास कि ये यूपीएससी तुम्हें पावर देता है, पावर फॉर चेंज. नॉलेज तुम्हें बताना है क्या चेंज करता है, पावर बताता है कब चेंज करना है, और इसको चेंज करना. नहीं तो तुम क्या होगा, देश पूरी दुनिया में, अरे यार इन्वायरमेंट का लॉस हो रहा है, अरे यार ये हो रहा है, अरे यार पानी भर रहा है, अरे यार जो है एयर पॉल्यूशन हो रहा है, अरे यार अरे यार अरे यार, पूरा देश अरे यार ही तो कर रहा है, और नतीजा क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है. सो आप एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बनने जा रहे हो वन यू कैन गेन पावर, वन यू कैन एबल टू चेंज. सो रिस्पेक्ट योर एबिलिटीज and love it, and please dedicate at least one day in a week for this curriculum activity. और आप सभी, कुछ नहीं हुआ करे, आसपास के झुग्गी झोपड़ियों में चले जाया करो. वो जितना तुम्हें सोशल इश्यू सिखा देंगे ना, पढ़ाते पढ़ाते मर जाएंगे, तुम्हें कभी जिंदगी में नहीं समझ में आएगा. निकलो अपने कमरों से, और रिग्रेट मत फील करना, रहे आज पढ़ाई नहीं कर पा रहे. 7 दिन पढ़ाई करोगे, दिमाग 8वें दिन वैसे दग जाएगा. मेंटल ब्रेक चाहिए होता, लेकिन जब निकलो तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग निकलो. ठीक है, जाओ बच्चों के बीच में बात करो, जाओ ब्लाइंड लोगों के स्कूल चले जाओ. वो जितना तुम्हें सिखा देंगे ना, कोई किताब तुम्हें नहीं सिखा सकती है. और वो जो तुम्हें मोटिवेट कर देंगे ना, उतना दुनिया के बड़े से बड़ा स्पीकर मोटिवेट नहीं कर सकता, इस बात की गारंटी है. खत्म करें अब, बहुत देर हो गई. हमारी बच्ची का एक क्वेश्चन रह गया. हाँ बताएं. हाँ, स्टार्ट योर प्रिपरेशन बाय द, अब तो तुम्हें समझ में आ गया तुम्हें सेल्फ करना है या किसी के साथ करना है, ये डिसीजन तुम्हारा होगा. अगर दोनों में, ये बेस्ट टाइम है अपना स्टार्ट करने का. ठीक है, अगर किसी इंस्टीट्यूट के साथ जाना है, यू कैन गो विद दैट, जैसे कॉन्सेप्टर बैच हो गया, या तुम्हें लग रहा है खुद से करना है, सो स्टार्ट विद बेसिक्स. एंड एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक. ठीक है, जो तुमसे बातचीत करती हैं, एनसीईआरटी बुक्स के साथ आप शुरू कर सकते हो. एंड द बेस्ट इज, जब तक आप उसको पढ़ना शुरू नहीं करोगे, बस वही बात है, प्रिपरेशन नहीं, वॉर फ्रंट पे आके खड़ो, जब तक उसको पढ़ोगे नहीं तब तक तुम्हें नहीं पता चलेगा एक्चुअली वो सही पढ़ रहे हो या गलत पढ़ रहे हो. दिस इज ओनली वे. और अगर किसी टीचर के साथ जा रहे हो, किसी गाइडेंस में जा रहे हो, सो देन आपके लिए बेस्ट होगा, वो आपको बताते रहेंगे, उस स्टेप को आपको बाय हार्ट फॉलो करना पड़ेगा. सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हो क्या, कोचिंग में जाने के बाद तुम लोगों की, तुम लोग बाय हार्ट फॉलो नहीं करते, तुम एम को जिंदा रखते हो, एक्स नहीं करते हो. तो टीचर जो तुम्हें तरीके बताता है उसमें तुम अपने तरीके जरूर इंप्लीमेंट करते हो, बस वहीं गड़बड़ हो जाती है. तो 12th क्लास का है फिर? नहीं नहीं, हड़प्पा 6th में भी है.
6th क्लास में हड़प्पा है। और मैंने तुमसे कहा, मेरी बात को तुमने ध्यान से देखो, देर तक सुनने की आदत नहीं है अभी, ये कैसे? मैंने कहा बुक्स क्यों? मैंने क्या सिखाया? मैंने सिखाया, आज की अगर तुमने बात की होगी तो मैंने तुम्हें सिखाया कि हम सभ्य बने कैसे। हड़प्पा पे तुम्हारा फोकस है, तुम्हारा फोकस सभ्यता पे गया ही नहीं जो मैंने तुम्हें सिखाया। हम सभ्य कब होते हैं? अब मान लो इसी में 4 लोग कुर्सियां उठा के एक दूसरे को मारने लगे, और मैं इधर सेमिनार ले रहा हूं, और उधर वो पीछे गप्पबाजी चलने लगे, और बताओ क्या चल रहा है, नई वाली वेब सीरीज का क्या हाल चाल है। थोड़ी देर बाद कचकच की आवाजें बड़ी तेज आने लगे, तो क्या होगा? मैं बोलूंगा क्या यार असभ्यों की तरह बात कर रहे हो। सवाल ये नहीं था कि हड़प्पा मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, सवाल ये कि तुमने सभ्यता को सीखा कि नहीं सीखा, क्योंकि तुम दुनिया में अकेले नहीं थे, और भी सभ्यताएं पनपी। तो हम जंगली से हम सभ्य कैसे बने? सभ्य किसे कहा जाता है? सिविलाइजेशन किसे कहते हैं? सिविलाइजेशन के पैरामीटर क्या होते हैं? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर मेरा तमिलनाडु का कोई स्टूडेंट होगा हिस्ट्री का, यहां पे कोई है, तो बिना हड़प्पा पढ़ाए वो मुझे सारे पॉइंट लिख के दे देगा। मैंने भी पढ़ाया भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे पहले की क्लास में मैंने उसको बता दिया था कि किसी सिविलाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। और जिस दिन तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने की आदत हो जाती है, तुम्हें पता चल जाएगा इसका नेक्स्ट बिहेवियर क्या होगा। जिस दिन तुमने बिहेवियर सीख लिया, उस दिन तुम यूपीएससी के साथ आ जाओगे कि बेटा तुम इसको जितना घुमा लो कोई बात नहीं है, मेरी पकड़ में रहेगा। सो बुक्स के डायमेंशन से बाहर निकलो और यूपीएससी की डायमेंशन में आओ। इसकी रिक्वायरमेंट समझो कि हिस्ट्री मुझे रटनी नहीं है, हिस्ट्री से मुझे अपनी समाज, अपनी सोसाइटी और इस एग्जाम को समझना है। ठीक है, फैक्ट्स नहीं पूछते वो। ठीक है, ये ध्यान रखना। चले, पकड़ लो सिर्फ पढ़ने से। और बीटीएल कौन सा? बिटवीन द लाइन। ये एनसीईआरटी बेचारे बेचारे स्कूल के बच्चों की किताब है, हमने छीन रखी है, उनको मिल नहीं रही है। ये स्कूल के बच्चों की किताब है भाई। देखो एक छोटी सी लड़की का कैरेक्टर आता है, एक छोटे से बच्चे का कैरेक्टर आता है, बेचारे अपनी बात कह रहे हैं, हम उठा लेके आए। हमने तब पढ़ी नहीं, अब हमसे छोड़ी नहीं जा रही है। तो इसको पढ़ने का तरीका होता है बिटवीन द लाइन। बिटवीन द लाइन का मतलब होता है आशय, छुपा हुआ मतलब। यूपीएससी कभी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन नहीं पूछता है, यूपीएससी उसके मतलब निकालता है। क्लियर है? तो बस हो जाएगा काम। मेरे ख्याल से इसी मंथ के एंड में। उसमें मैं नहीं रहूंगा, बस तब हो जाएगा। आप यहाँ पे अपनी इंक्वायरी करा के जाओ। सुपर 50 बैच है, कितने एडमिशन हो गए मैं देख लेता हूँ, और शुरू कर देंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट फ्राइडे। डन, ठीक है। हाँ यहीं पे, यहाँ गर्मी बहुत हो रही है, अभी देखता हूँ क्या। मैं एक्चुअली 1.5-2 महीने बाद यहाँ आया हूँ। हाँ वहां तो मैं अपनी शक्ल दिन भर, मेरे ख्याल से 5-6 बार मिलता हूँ। बोर हो गई मेरी शक्लें देख देख के, बोर हो गए मेरी शक्ल देख देख के। सुबह से लेके शाम तक जुटा रहता हूँ उसमें। हाँ अब पता नहीं यार, मुझे तो नहीं पता, लेकिन बहुत बोर करता हूँ वहां पे। ज्योग्राफी ऑप्शनल देखो, पढ़ाता तो मैं था, अब पढ़ा नहीं रहा हूं मैं, तो कोई अच्छा टीचर देख रहा हूं, नहीं तो मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस। हाँ नहीं, मैंने छोड़ दिया क्योंकि प्रेशर थोड़ा मेरे ऊपर ज्यादा, और ऑप्शनल के टीचर को बड़ा डेडिकेटेड टाइम देना पड़ता। तो अभी हमने ऑप्शनल में क्या शुरू किया, हिंदी ऑप्शनल, बहुत अच्छे टीचर हैं, बीबीसी में काम कर चुके हैं। और एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, सोशियोलॉजी ऑप्शनल, हिस्ट्री ऑप्शनल, ठीक है। और क्या नाम है, अदर भी और ऑप्शनल धीरे धीरे आते जा रहे हैं। संस्कृत शुरू करने जा रहे हैं। सो ऑप्शनल तो अवेलेबल है, आप उसके साथ जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने तुमने हाथ को ध्यान से देखा करो। बोले इंटरेस्ट किसमें? ये क्वेश्चन जिस दिन पूछ लोगे, बोले टीचर तो वहां भी शक्ल दिखाई पड़ रही है, आवाज उसकी भी दिखाई पड़ रही है, तो तुम क्लासरूम में किस इंटरेस्ट से जा रहे हो भाई मेरे? ठीक है, ये क्वेश्चन तुम पूछ लोगे, वो अगले दिन तुम्हें जवाब नहीं दे पाएगा। तो क्वेश्चन पूछना भी सीखो कि जब तुम्हें पढ़ना ही है। देखो दोनों में अंतर है। अगर आप आ सकते हो, यहां आने का मतलब हुआ आपका कम से कम 12-15 हजार रुपए मिनिमम आपका खर्चा है। अगर आपके पेरेंट्स वो बियर कर सकते हैं, मतलब साल का अगर आप 2 लाख 2.5 लाख रुपए मिनिमम, प्लस यहाँ आने के बाद छोटे छोटे मुर्गी के दड़बों जैसे कमरों का आपको दर्शन होता है, ठीक है। फिर वो टिफिन का वो खाना जो 5वें दिन के बाद दूर से ही स्मेल करना शुरू कर देता है। तो वो जिंदगी अगर जीने में थोड़ा हम रोमांच भी होना चाहते। देखो हमें डर बड़ा अच्छा लगता है। देखो हम जाते हैं रिवर राफ्टिंग के लिए जाते हैं, बंजी जंपिंग करते हैं। क्यों? अभी कोई छत से अभी पहले बंजी से ढके तो उसका हम सर फोड़ देंगे, और वहां हमें पहाड़ से कूदने पैसा देके कूदना चाहते हैं, कोई ढकेले हमें। तो क्या होता है, हम अपने थ्रिल को देखना चाहते हैं। थ्रिल जो होता है वो थोड़ी देर के लिए होता है,
तो ये भी है, अगर आपके पास पैसा है, आप आना चाहते हैं तो बेस्ट है। दूसरा, देखो पता नहीं वायरसों को क्या हुआ है, मैं क्यों नहीं क्लास में आ रहा हूं, मैं यहां पढ़ा रहा हूं, ऑनलाइन का बच्चा पढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं आ रहा हूं? कि मैं पिछले साल लेटा था तो मुझे पता था क्या हुआ था। कोरोना ने बस लास्ट में लीज देके छोड़ दिया, नहीं तो मुझे लग रहा था लेके चला जाता। उसके बाद अभी बंदरों ने एक और उत्पाद जोता है, अभी कल सुन रहे एक और नया कुछ आ रहा है। हाँ तो बस अब छोड़ो, जाने दो, अब पता नहीं क्या होगा। अब पता चला 2 महीने 3 महीने बाद पढ़ो, पता एक नया आउटब्रेक आ गया, तो अच्छा थोड़े लगेगा तुम दिन भर ऐसे खुजलाते खुजलाते पढ़ाई करो मंकी पॉक्स के साथ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। फिर अब मान लो जैसे लास्ट ईयर हमने बहुत बार कोशिश की खोलने की, जैसे ही कोई बैच बनता था वैसे ही पता चला ऑर्डर आ गए, 2 महीना बंद। तो ऑनलाइन में तो ये है ना, क्लास तो कंटिन्यू रहेगी, ऑफलाइन में 2 महीना तो मान लो बंद है, हमारे लिए बेनिफिट है, हमने आपसे फीस ले ली, अब आप चलते बनो, बेटा जब खुलेगा तब देखेंगे, जब खुलेगा तब देखेंगे। बट टाइम ना तुम्हारा है ना मेरा, ना मैं खरीद सकता हूं ना तुम खरीद सकते हो, तो ऑप्शन मुझे वो अच्छा लगा। लेकिन यहां पे भी खोला है कि आप लोग आ सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। सो अगर दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, कहीं भी पढ़ो। देखो यहाँ हूं ना, ये देखो आ रहे हैं, आ जाएंगे, फिर नेक्स्ट के नेक्स्ट फ्राइडे भी आ जाएंगे, घूमते रहेंगे। अब तो हम घूमने जा रहे हैं, अब गोरखपुर चले जाएंगे, उदयपुर सेंटर पे चले जाएंगे, रांची चले जाएंगे, जहां भी कहोगे चले जाएंगे। अब आप नहीं आ पा रहे तो हम चले आएंगे। पिछली बार गोरखपुर गए थे तो उसके बाद कोविड हुआ था मुझे, ठीक है, तब से और थोड़ा डर गए कि अपने कब नहीं जाना नहीं है, चलें। कर दो, अगर तुम्हें लग रहा है, तुम्हारे चेहरे से ही नहीं आ रहा कॉन्फिडेंस। 23 वाला तलवार लेके ऐसे खड़ा होता है, एग्जाम कब है, ठीक है, इस तरह हिसाब होता है। तुम तो ही ढूंढ रही हो सर हथियार मेरा कौन सा है, तो मुझे तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है। डन, प्रेशर कम होगा, तुम्हें खुद अच्छा लगेगा, तुम करके देखना। यार ये वाला सवाल का जवाब तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हम तो रैंक 1 है यार हमारे पास, अब बताओ क्या करें, इससे ऊपर कोई रैंक होती है? हमें आदत नहीं, मेरे बच्चे मुझे जानते हैं, मुझे आदत नहीं है। मैं तो कहता हूं मत लो यार, खत्म करो, तुम्हारे जो मन में आयो करो। हाँ तुम लिखते किस में अच्छा हो? तुम लिखते किस में अच्छा? इंग्लिश में अच्छा लिख सकते हो, हिंदी में? बस जिसमें अच्छा लिख सकते हो, धारा प्रवाह, वही तुम्हारी भाषा होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना, ये हिंदी इंग्लिश के चक्कर में ना पढ़ो। हाँ लेकिन तुम्हारे पास इतनी ताकत होनी चाहिए इंग्लिश की, तुम पढ़ इंग्लिश में सको। देखो आपको डायमेंशंस बढ़ाना है, एग्जाम लिख लो इसको, एग्जाम लैंग्वेज का नहीं नॉलेज का है, एग्जाम लैंग्वेज का नहीं नॉलेज का है। उड़िया में भी दोगे अगर नॉलेज है तो पास हो जाओगे, उर्दू में पेपर दोगे पास हो जाओगे। तुम्हें पता है ना भारतीय संविधान की सभी अनुसूचियों की भाषा इसके अंदर शामिल है, बस हो गया काम। ऑब्वियसली बात है, रिसोर्स ज्यादा है, इंटरनेट पे है। अब ग्रेटा से बात करनी होगी, मान लो तुम्हें कुछ अच्छी बात करनी हो, ग्रेटा से कैसे बात करोगे? का हाल चाल बा यू हैव टू स्पीक इंग्लिश या उसकी जो लैंग्वेज है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस सब कुछ मैटर करता है, ठीक है, लेकिन पढ़ना तुम्हें विविध पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। क्या चीज? जल्दी? हाँ अरे आचार्य जी से भी बोलता हूं, जल्दी शुरू हो जाएगा, आप लोग अपना काम शुरू करो। हाँ हाँ एक बार तो मैं पहुंच जाऊंगा, ठीक है, पहुंच जाऊंगा, ठीक है, थैंक यू। और 3 तारीख की क्लास में जरूर मुलाकात करते हैं, वो तुम्हारे लिए बड़ा लाइफ चेंजिंग होगा। 5 दिन 5 टूल सिखाऊंगा, प्रोडक्टिविटी बूस्टर, और मेरे ख्याल से 499 रुपीज में।